आजकल के जो बच्चे हैं वो ना एकेडमिकली और इमोशनली दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। ये बच्चे फील करते हैं और ये चीज ना वो घर पे नहीं बता सकते। 2 रीजंस बिहाइंड दिस। 1, मिलिए डॉक्टर सुमिता गिरी से। पिछले 25 सालों से वो माता पिता की मदद कर रही हैं, बच्चों को सही दिशा दिखा रही हैं और एक एक बातचीत के जरिए परिवारों को बेहतर और मजबूत बनाने का कार्य कर रही हैं। पेरेंटिंग इज समथिंग व्हिच इज नॉट टॉट। हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं कि ये जो बच्चे हैं काफी सारी प्रॉब्लम्स मुझसे आके कह रहे हैं, लेकिन मुझसे ये कहते हैं कि मम्मी को बताइए। देन आई रियलाइज कि भाई कहीं तो कुछ गड़बड़ है। आपने बिहेवियरल चेंज नोटिस किया है बच्चों में? वहाँ उनको ना एक बॉर्डर आ जाता है कि ये मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, हाँ। पता नहीं ये क्या सोचेंगे। और सबसे ज्यादा डर तो उनको होता है मार्क्स का। हमारी lack of coordination between teachers and parents is leading to some gap where the child feels lost. आपने क्या चेंजेस देखे हैं यूथ के अंदर, पेरेंट्स के अंदर या बच्चों के अंदर? फर्क बहुत आ गया है एंड ये ज्यादातर आया है आफ्टर द डिजिटल एरा हैज कम। डिजिटल मीडिया ने हमारे बच्चों को क्या सिखा दिया? आर्टिफिशियल बात। उनकी डेफिनेशन ऑफ स्मार्टनेस ही बदल चुकी है। Who taught them this? एक ऐसी क्या गलती है जो सभी पेरेंट्स मिसअंडरस्टूड करते हैं अपने बच्चों के बिहेवियर के बारे में? एक कॉमन सा सेंटेंस होता है, ये सुनता नहीं है मेरी। अब सुनता क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा है। आज की डेट में जितने बच्चे हैं गुस्सा होते हैं, पेरेंट्स कुछ सोचे बिना ही रिएक्ट कर देते हैं। उनको वो एक क्या बात है अपनी रिएक्शन देने से पहले समझनी चाहिए। हेलो मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू शुभम। तो मैं पिछले करीब 25-26 साल से पढ़ाती चली आ रही, तो Okay. मेरा इंटरेस्ट ही बच्चे रहे हैं। बच्चों से मैं पेरेंट्स तक गई हूँ। आई एम बेसिकली अ डेंटिस्ट एंड एंडोडोंटिस्ट, लेकिन चूंकि मैं एकेडमिक्स में रही हूँ तो बच्चों की तरफ रुझान बहुत रहा। धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ knowing my students and then getting into this process of parenting. Okay. इस 25 साल की जर्नी के अंदर आप बहुत सारे स्टूडेंट से मिली होंगी, बहुत सारे पेरेंट्स से मिली होंगी और बहुत सारे छोटे बच्चों से भी मिली होंगी। तो आपने एक ऐसा कौन सा कॉमन पैटर्न नोटिस करा सभी के अंदर, जिस गैप की अभी आप बात कर रही थी, उस गैप के बारे में थोड़ा सा एक हाईलाइट दीजिए। देखो शुभम, होता ये है कि बच्चे आते हैं कॉलेज में, हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से होता है। सम पीपल आर वेरी वेल ऑफ, कुछ होते हैं बहुत मिडिल क्लास होते हैं, कुछ थोड़े लोअर क्लास के भी होते हैं। लोअर क्लास से मेरा मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन वाइज, बट पैसों के हिसाब से। तो उन सबकी मेंटालिटी में मैंने देखा हर बच्चे की मेंटालिटी एक ही है। दे ऑल वांट सिक्योरिटी, दे ऑल वांट केयर, दे ऑल वांट लव। धीरे धीरे मैंने ये ऑब्जर्व किया, जिनके पेरेंट्स रेगुलर आकर मिलते रहे हमसे, उन बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, बिकॉज दे वर इन टच विद अस। टीचर्स से मिल रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। उस पैटर्न को मैंने ऑब्जर्व किया दैट व्हेन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, चाहे छोटा सा ही हो, 6 महीने में एक बार आ जाए या साल में 2-3 बार, अगर एवरी 3 मंथ्स दे कम एक्सीलेंट, पर उतना कर नहीं पाते वर्किंग पेरेंट्स से, सो वी एक्सपेक्ट कि आप 6 महीने में आ जाइए। कॉलेजेस में ये होता है ना कि भाई पीटीएम कोई कॉलेज में करता है। आजकल का ये है कि भाई हम तो स्कूल में होता है ये, बट आई स्टिल फील विद माय एक्सपीरियंस दैट पीटीएम कॉलेजेस में भी होने चाहिए। स्पेशली आजकल की जनरेशन में ये कंसेप्ट आना चाहिए। वी डोंट फॉलो दिस बिकॉज वी थिंक कि हमारा बच्चा बड़ा मैच्योर हो गया है। तो ये एक पैटर्न ब्रेकिंग हैबिट बननी चाहिए पेरेंट्स में, दैट इवन व्हेन योर चाइल्ड इज स्टिल 24-25। तो ये एक पैटर्न है जिस पर मैं काम करना चाहती हूँ, दैट लेट अस नॉट लीव आवर चिल्ड्रंस हैंड। जो हम पहले कर देते थे, तुम्हारे और मैं तो तुमसे काफी पुराने जमाने की हूँ, तुम तो फिर भी नए जमाने के हो। तो हम तो भाई पल वल लिए, तुम लोग भी देखो, आई थिंक क्वाइट कंट्रोल्ड। हाँ, सो आफ्टर यू द जनरेशन नीड्स मोर गाइडेंस। बिल्कुल। सो ये एक पैटर्न है जिस पर हमको काम करना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन हम और बढ़ाएं। हमारी lack of coordination between teachers and parents is leading to some gap where the child feels lost. So मैम, आपने जो बच्चे हैं उनके बिहेवियर में कुछ चेंज नोटिस किया है कि वो घर पे अलग तरीके से बिहेव करते हैं, बट जैसे ही वो स्कूल में आते हैं
वहाँ पर वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो ऐसा कोई आपने बिहेवियरल चेंज नोटिस किया है बच्चों में? अधिकतर बच्चों में ये होता है। क्या करेंगे, इनके घर में जैसे घर में आए, अब देखिए मैं मदर भी हूँ, टीचर भी हूँ, तो दोनों पहलू मैंने देखे हैं। घर में आए भाई, एक मोजा उधर, एक जूता उधर, सब इधर उधर फेंक दिया, बिल्कुल। ठीक है। क्या वो ये चीज टीचर के सामने कर सकते हैं? वहां उनको ना एक बॉर्डर आ जाता है कि नहीं, मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, पता नहीं ये क्या सोचेंगे। और सबसे ज्यादा डर तो उनको होता है मार्क्स का, पता नहीं इंप्रेशन खराब हो गया तो नंबर कम हो जाएंगे। ये होता है ना। तो घर में ऐसा कोई नहीं है उनको इनहिबिशन, चल भैया जो हो रहा है होने दे, देखा जाएगा। मुझे लगता है एनी चाइल्ड हु इज गिवन फ्रीडम, मैं इसको नेगेटिव नहीं सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ अगर कोई बच्चा आपके सामने ऐसी हरकतें कर रहा है तो आपके लिए स्कोप है उसको चेंज करने का। दैट मीन्स द चाइल्ड फील्स वेरी फ्री। उसको ना घर आके वो, अब देखिए हम बड़े लोग ही जैसे घर पहुंचते हैं, हम फेंकते तो नहीं है सामान, लेकिन हम भी कहते ना चलो भैया सामान रखो इधर अब। हाँ, होता है ना। बिल्कुल। बच्चा वही चीज कर रहा है लेकिन थोड़ा हायर डिग्री पर, हाँ, वो थोड़ा फेंक रहा है। तो पेरेंटिंग में ये अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है कि चाइल्ड विल बिहेव डिफरेंटली एट होम एंड दे विल बिहेव डिफरेंटली एट द कॉलेज या जहां वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक इनिबिशन शुरू हो जाती है। उनका एक ना जो ब्रेन का जो थिंकिंग पैटर्न है वो थोड़ा तीव्र हो जाता है, वेरस घर में क्या इमोशनल पैटर्न तीव्र हो जाता है। तो एक एमिगडाला होता है, एमिगडाला इज इमोशनल ब्रेन एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज थिंकिंग ब्रेन और एग्जीक्यूटिव ब्रेन। ओके। तो चाइल्ड उसको दोनों डेवलपमेंट की जरूरत है, तो उसको वो लिबर्टी हमें देनी चाहिए रादर देन क्रिटिसाइजिंग द चाइल्ड। सी हमने भी किया, तुमने भी किया, मैंने भी किया ऐसे काम, करेक्ट। ये है ना। और डांट भी खाई है, और डांट खाने के बाद हम सीखे भी हैं। आप एज अ पेरेंट अपना दिमाग इस्तेमाल करिए कि इस चीज को अब मैं कैसे कंस्ट्रक्टिवली यूज करूं कि मैं उसको सिखा पाऊं कि बेटा देखो ये हमने जो बदमाशी वाला काम था वो तो कर लिया ना, अब चल इसका ऑपोजिट है वो करके देखते हैं। इस तरह से अगर हम करेंगे ना तो उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और इसको शुरू कर दीजिए आप अर्ली एज में, तो जैसे ही आप अर्ली एज में शुरू करेंगे ना वो एंजॉय भी करेगा, उसको बदमाशी करने का मौका भी मिला और वो सही तरीका सीखेगा भी। ये सारी चीजें ना हमको कोई सिखाता नहीं है। जब आप देयर इज समथिंग नोन एज डिफरेंशियल ससेप्टिबिलिटी थ्योरी, इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी आपको बताती हूँ। एक बैम्बू है और एक ऑर्किड है। ओके। ना बैम्बू को क्या है, अब क्या होता है बैम्बू जब 5 साल तक तो उगता है नहीं, अंदर ही अंदर उगता रहता है, और सडनली वो क्या होता है एकदम शूट करता है, करेक्ट। है ना। 3 महीने में भैया पता चले कि 6 महीने में 6 फीट हो गया। अब ऑर्किड क्या है, एक बड़ा सुंदर सा डेलिकेट सा फ्लावर है। ये स्टोरी मैं आपको सबको इसलिए बता रही हूँ, पेरेंट्स को, टीचर्स को, कि यू सी द डिफरेंस इन एवरी चाइल्ड। तो थ्योरी का नाम था डिफरेंशियल ससेप्टिबिलिटी थ्योरी, 1970s में आई थी शायद ये। तो ये जो ऑर्किड है, वेरी डेलिकेट फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर। नाउ क्या पेरेंट के घर में जिनके पास 2 बच्चे हैं, एक तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, एक बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है, तो क्या आप दोनों को एक ही तरह ट्रीट करेंगे? यू कैन नॉट डू दैट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ये बच्चा मेरा सामान फेंकेगा और ये बच्चा है मेरा जो सामान अच्छे से रखेगा। तो अब उस बैम्बू को आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, भैया थोड़ा पानी डाल दिया, अपना जैसे तैसे वो जंगल वंगल में जंगली सा पेड़ है तो भैया उग जाएगा। दूसरा है ऑर्किड को, क्या आप उसको उसी तरह उगा सकते हैं जैसे कि वो बैम्बू उगा है? नहीं, वो मर जाएगा। करेक्ट। उसको केयर चाहिए, उसको सनलाइट चाहिए, उसको खाद चाहिए, बड़ी डेलिकेट तरीके से पालना पड़ता है। फाइनली दोनों ही सुंदर हैं, दोनों की अपनी खूबियां हैं, लेकिन दोनों को पालने के तरीके अलग 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 थे। राइट? गलत कोई प्लांट नहीं है, दोनों सुंदर हैं। तो एज माली, अगर मैं खुद को माली बोलूं, एज पेरेंट और टीचर, मेरा क्या काम था? मेरा काम क्रिटिसाइज करना तो नहीं था कि तुम भाई बैम्बू क्यों नहीं हो और तुम भाई ऑर्किड क्यों नहीं हो। मेरा काम था किसकी क्या खूबी है वो देखूं और उसके हिसाब से उनको पालन पोषण करूं। तो हर पेरेंट की ड्यूटी बनती, अंडरस्टैंड योर चाइल्ड्स नीड्स। कैन यू अंडरस्टैंड देयर नीड कि ये भैया ऐसे ही पलेगा, और हर बच्चा अलग तरह के न्यूरल पैटर्न के साथ पैदा होता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उनको फ्रीडम दीजिए, घर में जैसी भी बदमाशी कर रहे हैं करने दीजिए। आप तरीका ढूंढिए कि मैं इस बदमाशी को कैसे घुमा फिरा के
एक ऐसा पैटर्न इसका बना दूं कि जब भी वो बदमाशी करे, तो उसको लगे कि नहीं, ये तो 2-3 बार कर चुका हूँ, चल दूसरा तरीका करके देखता हूँ। तो बड़ा इंजॉयबल सा बनाइए। करेक्ट। ओके। दिस इज वन थिंग आई रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स, क्योंकि मैंने भी देखिए एक्सपीरियंस करके ही सीखा है। मैंने भी बहुत गलतियां करी हैं, नॉट दैट आई हैव नॉट डन माई मिस्टेक्स, और अपने ही स्टूडेंट से मैंने सीखा है, क्योंकि एक से एक खुराफाती आए हैं मेरे पल्ले, तो उनको मैंने बदला है, और ऐसे ही बदला है, बहुत प्यार से बदला है। ओके। करेक्ट। मैम, मेरा एक और सवाल है आपसे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो ना एकेडमिकली और इमोशनली दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? या शुभम, देखो, ये ना बड़ा ही नीश सा क्वेश्चन नहीं होता, वो कैच 22। ये देख, हर बच्चा भी आएगा, अरे मैम मत पूछिए, आते हैं मेरे पास ऐसे बच्चे। हाँ। ये बच्चे फील करते हैं, और ये चीज ना वो घर पे नहीं बता सकते। 2 रीजंस बिहाइंड दिस। 1, उनको ऑनेस्टी का कॉन्सेप्ट किसी ने सिखाया नहीं, हम खुद ही नहीं सिखा पाते हैं। हम इसलिए नहीं सिखा पाते हैं ऑनेस्टी का कॉन्सेप्ट कि जब कुछ गलत हो रहा होता है ना, वी ऑल नो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें अगर गलत हो भी रही होती हैं बच्चे का, जैसे कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, या कवर अप नहीं हुआ है, या वो खुद एब्सेंट रहा है, या भाई टीचर ने ठीक से पढ़ाया नहीं है, नोट्स नहीं लिए हैं, जब ये सब हो रहा होता है ना, तो वो इग्नोर करता है, चलो छोड़ो, देखा जाएगा, बाद में देखेंगे। मैं चाह रही हूँ कि ना, जब ये चीज रेगुलरली होती है ना, चाइल्ड शुड बी अलाउड टू ओपन अप। आप उससे पूछिए, उसको प्रोब करिए, वो इरिटेट होगा आपसे शुरू में, क्या है ये, कितना पूछते हैं भाई, क्या है, दिमाग खाए जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, आप रेगुलरली हफ्ते में एक बार कोई एक दिन बना लीजिए, वेडनेसडे बना लीजिए, सैटरडे बना लीजिए, कि बेटा तुम बैठ के ना, चलो देखते हैं कुछ क्या है कर रहे हैं। जब भी आप ये चीजें शुरू करेंगे ना, जब बच्चा ग्रेड 1 में है, बिलीव मी, 12वीं तक आते आते ना उसके खून में घुस जाएगा ये भैया मुझे तो ये करना है, क्योंकि आपने उसको रिपीटेड आप करते गए। जब करते गए उसको पता है कि भैया बुधवार को और शनिवार को मुझसे पूछा जाएगा कितना मेरा सिलेबस हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो एक तरीका ये है बच्चे को स्ट्रेस कम करने का, तो उसकी आदत बन जाएगी। जब हम इस चीज को नहीं करते हैं, उसके अंदर ना बहुत सारी क्या कहते हैं, रिपल्स इकट्ठी होती चली जाती है। अब वो उसको निकाले कहाँ? कॉलेज में तो निकाल नहीं सकता, स्कूल में निकाल नहीं सकता, तो वो अपने अंदर उसको घर करता जाता है। जैसे जैसे वो करेगा, ये सारा एकेडमिक स्ट्रेस एक इमोशनल स्ट्रेस बनने लगता है ना। और जब वो इमोशनल स्ट्रेस बनने लगता है और उससे हैंडल नहीं होता है, तब वो इरिटेट होगा। तो या तो वो पढ़ना छोड़ देगा। तो एज पेरेंट हमारा रोल क्या है इसमें, कि क्या हम समझे कि भाई ये एकेडमिक स्ट्रेस है क्या चीज, ये इमोशनल स्ट्रेस है क्या चीज, पहले तो हम ही समझ लें। हम समझेंगे इसको एक अनदर, बिकॉज आई रिलेट ऑल दिस टू लॉट ऑफ थ्योरीज। इसकी ना साइंस अगर हम समझे, छोटी छोटी सी कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगती है। मैं अपने बच्चों को भी कहती रहती हूँ, अपने काउंसलिंग सेशन में पेरेंट्स को भी कहती रहती हूँ। सर्व एंड रिटर्न एक कॉन्सेप्ट है। बच्ची होती है एक छोटी सी, ये एकेडमिक एंड इमोशनल स्ट्रेस के लिए मैं आपको बता रही हूँ। छोटी सी बच्ची होती है, तो वो स्टारफिश ना बहुत सारे होते हैं, तो समुद्र के किनारे, तो उठा के ना एक एक को बड़े प्यार से उठा के पानी में डाल रही है। अच्छा। उसके पापा उसके साथ खड़े होते हैं, और वो करीब आधे घंटे से करीब 50 होती हैं, तो आधे घंटे से लगी हुई है, उठा रही है, डाल रही है, उठा रही है, डाल रही है। उसके पापा दूर से उसको देख रहे हैं। जब वो 10 फेंक चुकी होती है ना, उसके पापा उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुम ये कर क्या रही हो, एक एक उठा रही हो, डाल रही हो, कितना जरूरत क्या है, डाल दी ना 3-4, अब बाकी छोड़ दो। बच्ची का आंसर पता है क्या था? सी दैट दिस इज व्हाट पेरेंट्स एंड टीचर्स नीड टू अंडरस्टैंड। हम जो कि ना उनकी दुनिया में घुसते नहीं है, उनकी दुनिया में घुसे। वो बच्चा कोशिश कर रहा है कि सारी बच्चे भी 50 की 50 बच्चे। एज एन एडल्ट हमने क्या सोचा, 4-5 डाल दी, जब बाकी छोड़ दो ना, चलो 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 कुछ और करते हैं। एग्जैक्टली यही चीज हम पेरेंटिंग में करते हैं। अच्छा चलो थोड़ा सा कर लिया ना, अभी मैंने तुमसे 5 मिनट बात कर ली ना, अच्छा चलो चलो अभी मुझे थोड़ा अपना काम करने का। ये गलती है हमारी। अगर आपने कोई टाइम स्लॉट निकाला है, अगर वो 50 स्टारफिशेस हैं और आपने 50 मिनट निकाले हैं, तो आप 50 मिनट के लिए सारी दुनिया छोड़ दीजिए, फोन बंद कर दीजिए अपना,
किसी से बात नहीं करेंगे, आपका पूरा फोकस, कंसंट्रेशन, एनर्जी, टाइम सिर्फ उस बच्चे के लिए होना चाहिए। ओके। सो दिस इज नोन एज सर्व एंड रिटर्न। आप जो उसको सर्व करेंगे, थाल में परोसेंगे, आपको सालों बाद वही मिलेगा। वही चीज आपके पास वापस आएगी जब बुढ़ापे में आपको जरूरत होगी। तो जो आपने उसको अभी परोसा है वो 50 मिनट आपको तब मिलेंगे। ओके। इंटरेस्टिंग है, मैं थोड़ा लाइटर साइड पे बता रही हूँ, पर ये बातें सच है। दीज आर शॉकिंग फैक्ट्स, हम ध्यान नहीं देते हैं। हमें लगता है कि अरे छोड़ो ना यार, टालो, काम है, ऑफिस का काम है, ये है, फोन है, दोस्त है, रिश्तेदार है, ये सब इम्पोर्टेंट है, मानती हूँ। लेकिन क्या उस बच्चे का टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या जो आप उसके लिए निकाल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है? तो उस बच्ची ने, कमिंग बैक टू द स्टोरी, वो बच्ची ने, पापा आए उसके पास, बेटा छोड़ दो। बोलती नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मैं तो 50 की 50 डालूंगी। कहती क्यों? कहती आपको क्या लगता है कि मैं ये 5 या 10 डाल दूंगी तो बाकी जो 40 है वो खुश हो जाएंगी? उस हर स्टार फिश के लिए, उस हर 40 स्टार फिशेस जो बची हुई, उनके लिए पानी में जाना बहुत जरूरी है। वो मर जाएंगी अगर मैं उनकी मदद नहीं करूंगी। तो इसीलिए मैं हर एक को डाल कर ही आऊंगी। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर आपने वो 50 मिनट रखे हैं तो हर एक मिनट की वैल्यू है। अगर वो बच्चा ऐसा सोच सकता है, बच्चे की थिंकिंग देखिए कितनी प्योर और इनोसेंट। हाँ। वी लूज दैट। जैसे हम पेरेंट्स बनते हैं ना, अरे भैया कर लो भैया, अब जो है सो कर लो। ये है प्रॉब्लम। नो क्रिटिसिज्म ऑफ पेरेंट्स, नो क्रिटिसिज्म ऑफ टीचर्स, इट इज ओनली क्रिएटिंग अवेयरनेस। माई होल मिशन एंड इंटेंशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस कि हम बहुत तरह से अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। तो वो स्टारफिश वाली स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, सर्व एंड रिटर्न। उस लड़की ने सारी की सारी फिशेस डाली। मिल। अच्छा मैम, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका है जिसके बाद आपको बच्चों को देखने का नजरिया ही बदल गया हो? हाँ, ये मैं आपको बताती हूँ। 1999 मैं काफ़ी, I had joined initially, as I told you earlier, I just finished my post graduation and I joined as a tutor. ठीक है, Okay. बहुत एकदम बिगिनर्स लेवल। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। तो भैया हमें पढ़ाने का बड़ा शौक था। हम तो कान पकड़ पकड़ के पढ़ाते थे। तो माई वे ऑफ डीलिंग विद चिल्ड्रन इज वेरी सिंपल, नथिंग वेरी, भाई डराना धमकाना नहीं है। बहुत एक्सट्रीम केस में डराना धमकाना भी बहुत प्यार से ही होता है। बिकॉज आई फील चिल्ड्रन फ्लरिश और दे ब्लूम व्हेन दे आर ट्रीटेड विद लव एंड रिस्पेक्ट। हम एक्सपेक्ट तो बहुत करते हैं, टीचर की रिस्पेक्ट करो। एज अ टीचर हम कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसको? हाँ। क्या हम उसको वो इज्जत दे रहे हैं? अरे जैसे माई पर्सनल ओपिनियन इज, आई मीन, कई लोग कहते हैं ना, अरे तू तो बेकार है, अरे तू तो ये है। फर्स्ट इज, कई लोग तू वर्ड यूज करते हैं। फर्स्ट तो ये तू वर्ड बच्चे के लिए यूज होना ही नहीं चाहिए। या तो अब तुम कहिए या आप कहिए। वहीं से तो ये लहजा सीखेगा ना बच्चा, बिल्कुल। तरीका वहीं से सीखेगा। कल को वो हमें तू बोल दे, बुरा लग जाएगा हमें। फर्स्ट इज दैट। तो मैंने ऐसे कई टीचर्स देखे हैं और कई पेरेंट्स देखे हैं, नॉट ब्लेमिंग देम, बट लैंग्वेज का उनके बिहेवियर पर काफ़ी फर्क पड़ता है। और एक बच्चा था, अब देखिए उस बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है, उस स्टूडेंट के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है, काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये जो बच्चा था, नॉट वेरी गुड इन स्टडीज, इनफैक्ट ही वाज वेरी वीक। क्लासेस वो ठीक से अटेंड करते नहीं थे और घबराहट बहुत, और थोड़ी इनकी अंग्रेजी भी तंग थी। अच्छा। तो दैट वाज अनदर रीज़न। तो मैंने काफ़ी मेहनत करी उनके साथ कि चलो कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं, इंग्लिश भी ट्राई करते हैं। तो फैमिली बैकग्राउंड वाज ओके, नॉट अ वेरी सपोर्टिव बैकग्राउंड, विच आई रियलाइज्ड। तो यहीं से ना मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि देखो उस बच्चे में क्षमता है, लेकिन अलग तरह की है, पढ़ाई की नहीं है, लेकिन उसमें और क्वालिटीज़ हैं जिस पे कोई अटेंशन नहीं जा रहा है। लेकिन सारा का सारा अटेंशन जा रहा है, भी तुम एकेडमिक्स में क्यों नहीं अच्छा कर रहे हो? तो मैंने उसको बुलाया, मैंने उससे पूछा कि बेटा आपको कुछ प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा मुझसे कि मैम प्रॉब्लम ये है कि ना मन नहीं लगता है। अब देखिए कोई बच्चा आके आपसे कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लग रहा है, मेरा मन उसमें लग रहा है, तो मुझे एक कनेक्शन फील हुआ। आई फेल्ट कि हाँ देखो वो बोलना चाहता है, कोई सुनने वाला नहीं, शायद उसके घर में नहीं सुना जाता है। तो मैंने धीरे धीरे उसको बुलाकर पूछना शुरू। और एक दिन बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, जब फाइनल एग्जाम्स आए तो साल भर के बाद एग्जाम्स
आने थे, उनका उनका लास्ट ईयर था, उसके बाद उनका कोर्स खत्म होना था। तो ये स्टूडेंट घबराहट में, चूंकि उन्हें अंग्रेजी ठीक से नहीं आती थी और चूंकि पढ़ाई उन्हें 4 साल ठीक ठाक सी करी थी, बहुत अच्छी नहीं करी थी, ये एग्जाम देने नहीं आए। अच्छा। लिस्ट में नाम था, तो मैं रोल नंबर बुला रही थी, ये आए नहीं। और आप मानेंगे नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस था कि इतना तो ये कर ही लेंगे कि पास हो जाएंगे। मुझे स्टूडेंट के घर जाना पड़ा ओके। और मैं इसे लेकर आई कि तुम एग्जाम देने आओ। लेकिन आई मेड श्योर दैट ही केम, ही गेव द एग्जाम एंड ही डिड वेरी वेल। तो देखिए, मैंने सिर्फ 2 चीज़ों से सपोर्ट किया बच्चे को। एक, उसका थोड़ा मॉरल बढ़ाया कि तुम आ जाओ, देखो मैं तुम्हें लेने आई हूँ, हाँ। ठीक है। एक, मैं चाहती तो मुझे खुद गिल्ट होने लगा कि भाई छोड़ो, रहने दो, दे देना 6 महीने बाद। पर मुझे गिल्ट था कि इसमें कैलिबर है, इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो शायद मेरे सपोर्ट करने से थोड़ा सा ये इसके 6 महीने बच जाएंगे, ही विल फील कॉन्फिडेंट। हाँ। एक वो, और दूसरा उसको वहाँ एग्जाम में आने के बाद ये भी लगा कि कोई है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, कोई है जो मेरे पीछे खड़ा है। उस दिन मुझे ये बात रियलाइज हुई कि जस्ट विद सम सपोर्ट, थोड़ा सा हमने उसको सपोर्ट किया, थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, इसका मतलब सिर्फ इन 2 चीज़ों से बच्चे में कितना बदलाव आ जाएगा। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि अगर हम बच्चों को समझें, उनसे क्लोज रहें और कनेक्ट करें, तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। करेक्ट मैम, करेक्ट। बाकी मैम, पिछले 25 सालों में ड्यूरिंग योर सर्विस टाइम और अभी भी आप देश के लिए, बच्चों के लिए सब कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। आपने इतने टाइम में क्या चेंजेस देखे हैं यूथ के अंदर, पेरेंट्स के अंदर या बच्चों के अंदर? चेंजेस तो बहुत हैं, बहुत मेजर चेंजेस। ऑफ लेट जैसे ये नहीं, जनरेशन्स में पढ़ रही थी कि बहुत सारी जनरेशन्स आ गई हैं, जेन जी आ गई। ये इनफैक्ट मुझे पढ़ना पड़ा, पता है इसके बारे में, क्योंकि आई थिंक 1997 से लेके 2012 तक जेन जी होते हैं, 2013 से 2025 तक होते हैं जेन अल्फा, और 2026 से अब जेन बीटा शुरू हो गया है। अच्छा। ठीक है, मैंने पूरी रिसर्च करी इसके बारे में कि भैया जनरेशन्स क्या हैं। उसके बाद होते हैं मिलेनियल्स, यस। और उससे पहले होते हैं जेन एक्स। तो हमने जिनको पढ़ाया है तो वो जेन जी है, ठीक है। तो अधिकतर जेन जी से ही डील करती आई हूँ मैं। अब जेन अल्फा आ गए हैं, फर्क बहुत आ गया है, बहुत फर्क आ गया है, पेरेंट्स में भी और टीचर्स में भी। एंड ये ज़्यादातर आया है आफ्टर द डिजिटल एरा हैज कम। यस यस यस। डिजिटल जब से शुरू हुआ है ना, जब तक वो फोन थे ना बटन वाले, हाँ। तब तक काफी कुछ कंट्रोल में था। हाँ। ये जब से स्मार्टफोन आया है, और दूसरी हमने लिबर्टी थोड़ी सी दे दी बच्चों को कि अच्छा चलो तुमको हम एक स्मार्टफोन दिला देते हैं। तो जब हम ये दिला देते हैं ना, तो हमारा थोड़ा थोड़ा कनेक्शन घटने लगता है बच्चे के साथ। इसीलिए हमेशा मैं एडवाइस एज एन टीचर इज डोंट गिव इट एट अ टू अर्ली एज। और ऐसे आप अगर सोशल मीडिया पे देखोगे ना, इफ यू सी दैट बिल गेट्स एंड लॉट ऑफ अदर पीपल जिन्होंने ये सब इन्वेंशंस करी हैं, माइक्रोसॉफ्ट है और स्पेशली Apple में भी। मेटा। हाँ, मेटा, ये अपने घर में नहीं रखते हैं। आप देखना कभी भी, अगर आप न्यूज़ देखोगे ना, तो दे बार ऑल दिस गैजेट्स इन देयर हाउसेस। हो सकता है कि उनके बच्चे बाहर यूज कर रहे हो, बट अपने घर में ये काफी कंट्रोल रखते हैं। ओके। तो देर इज समवेयर ये चेंज डिजिटल एरा में आना शुरू हुआ, तो बटन वाले फोन्स जो थे वो इरेज होने लगे, ये डिजिटल एरा आने लगा। अब ऑब्वियसली बड़ा इंटरेस्टिंग लगना, हमारे लिए भी नया था ना, तो हम भी थोड़े से चस्का हमें भी लग गया, भाई अच्छा तो कुछ आसानी आसानी हो रही है, सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। वो धीरे धीरे अब क्या हुआ, एडिक्शन बनती गई। अब वी एज एडल्ट्स हैव सम थिंकिंग कैपेसिटी, तो हमने थोड़ा कंट्रोल किया। लेकिन उस बच्चे को तो आपने ऐसा दे दिया ना भाई, जादू का खिलौना दे दिया। बिल्कुल। तो मैंने देखा कि वो जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को फोन दिया है, वो क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ मैं, बट देर इज सम काइंड ऑफ लिवरेज और लिबर्टी टेकन एज एन एडल्ट कि भाई मैं थोड़ी अपनी जिम्मेदारी कम कर दूं।
कि ना एग्जैक्टली तुम हाँ हाँ कि ना मेरा थोड़ा सरदर्द कम हो, मुझे उतना एफर्ट डालना ना पड़े पेरेंटिंग में, माई लाइफ बिकम्स ईजियर। एग्जैक्टली ये चेंज मैंने देखा है। पहले के ज़माने में क्या होता था, चूँकि कुछ है नहीं करने को, तो भैया कुछ तो कुछ आपको कॉमन करना पड़ेगा। तो वो कंट्रोल हमारे हाथ से निकल गया। वो कंट्रोल धीरे-धीरे छूटता गया। अब वो कंट्रोल ने बहुत भयानक सा रूप लेने लगा है, जहाँ पर अगर देखोगे ना स्वीडन में या फ़िनलैंड में, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में और ऑस्ट्रेलिया में भी, दे हैव बैंड डिजिटल मीडिया। ये जितने भी टैबलेट्स हैं, डिजिटल तरीका है ना पढ़ाई कराने का, हाँ 16 साल की उम्र तक भैया स्कूल में नहीं होगा ये। आप वापस अच्छा जाइए पेपर पेन पर, ब्लैक बोर्ड, ओके पेपर, पेन। तो क्यों हुआ है ये? हमारे देश में अभी हुआ नहीं है, बट प्रॉब्ली आई थिंक वी विल आल्सो गेट इनटू दिस, एंड आई थिंक वी शुड गेट इनटू दिस बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ विद देयर हेड डाउन, हाँ है ना? एवरीबॉडी इज़ डूइंग दिस, देयर फिंगर्स, मुझे तो लगता है उनकी उँगलियाँ भी अजीब-सी टेढ़ी-सी हो गई हैं। तो मैं काफ़ी मज़ाक-मज़ाक में बच्चों को बोल भी देती हूँ कि देखो बेटा, या तो तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी या तुम्हारे को आर्थराइटिस हो जाएगा। तो पेरेंट्स को ये समझाने में टाइम लगता है कि डोंट गिव देम डिजिटल एक्सपोज़र एट अ वेरी अर्ली एज, और अगर आपने दिया है तो उसको थोड़ा कंट्रोल रखिए। अपने उसमें रखिए भई कि क्या फ़िल्टर डालना है, क्या फ़िल्टर नहीं डालना है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़रूरी है, जैसे वो कोविड का एरा आया था, तब हम्म, मुझे खुद भी करना पड़ा था ना कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी थी। हाँ ऐसा बहुत कुछ करना पड़ा था। वी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट फॉर ऑलमोस्ट 2 इयर्स। उसके बाद बहुत पॉज़िटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी थे, बट डिजिटल एक्सपोज़र बढ़ गया। हम मुझे खुद सीखना पड़ा कितना कुछ जो मुझे नहीं आता था। लेकिन आई केम बैक टू पेपर एंड पेन, आई बीइंग फ्रॉम दैट एरा, फ्रॉम द जनरेशन एक्स, मेरे सबकॉन्शियस दिमाग में तो पेपर पेन ही है ना। हम्म तो इसका मतलब कि मैं अपने बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स के दिमाग में वो पेपर पेन नहीं डाल पाई हूँ, क्योंकि उसका एक्सपोज़र एट होम एंड एट वर्कप्लेस और एट हिज कॉलेज इज़ टोटली डिजिटल। राइट, तो ये डिफरेंस मैंने देखा है। द कनेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स 10 years back is lost now when I do PTNs now or when I do counseling now। तो मुझे वो कनेक्शन दिखता नहीं है। बच्चा कहीं और देख रहा होता है, मम्मियाँ कहीं और देख रही होती है। तुमको तो मैंने बोला था, मैं बता रही हूँ तुम्हें कहानियाँ हाँ जो एक्चुअली हाँ हुई हैं। हाँ करेक्ट। इसको तो मैं कहती रहती हूँ, ये तो भाई सुनता ही नहीं है। देखो अब तुम्हारी टीचर भी बोल रही है। पर इसमें the the angle which I want to bring about is, let us not blame each other. It is not a blame game. It is just a game of creating awareness कि बच्चे को हम ये रियलाइज करा पाएँ कि बेटा हम आपके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और उसको उस चीज़ की वैल्यू है। और बिल्कुल पेरेंट को ये अवेयरनेस हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, और उसमें डिफेंसिव ना हो कि भाई मैं क्यों करूँ, मेरी गलती थोड़ी है। ये अगर बैरियर हट जाए ना, then parenting can become very beautiful and enjoyable। हाँ करेक्ट। अच्छा मैम, आप आजकल के बच्चों को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत इन्फॉर्म्ड हैं बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल एज, राइट? बट वो इमोशनली उतने ही ज़्यादा पैम्पर्ड बोल सकते हैं हम, या फिर ओवरवेल्म बोल सकते हैं। वो इस तरीके के बन चुके हैं कि इमोशनली वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन स्मार्ट बहुत है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? हाँ, लॉट ऑफ डेप्थ इन दिस क्वेश्चन। स्मार्ट बहुत हैं, है ना? बिल्कुल, मतलब एकदम टिप टॉप तैयार होकर आ जाएंगे, ये ब्रांड वो ब्रांड, ये मॉल वो मॉल। सच बता रही हूँ, जो प्रैक्टिकली मैं देखती हूँ ना, डेली लाइफ में मैं देखती रहती हूँ। और जैसी कहीं पर कुछ ऐसी बात आ जाए ना कि भाई आपको वल्नरेबल होना है, कि आपको बताना है कि भाई आपकी वीकनेस क्या है, या आपको खुल के किसी से बात करना है, वो ना थोड़ा जैसे मैं अभी हिल रही हूँ ना कुर्सी पे, वो ऐसे करने लगेंगे। हाँ मैम हम ना अभी हाँ, तो या ऐसे-ऐसे देखने लगेंगे। मैं आपको बॉडी लैंग्वेज बता रही हूँ। ये वो बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस इन चिल्ड्रन। करेक्ट। देन दे विल स्टार्ट फिजिटिंग कि मैम ये ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, वैसे तो सब कुछ घर में एकदम ठीक-ठाक है।
बट आप देखिएगा उनके हाथ पांव हिलने लगेंगे और they will not sit still, and either they will look down or they will look here and there, and they will avoid. This is a clear cut sign of an emotionally insecure child, because they don't, अब वो आपकी आंख में आंख देख ही नहीं पा रहे हैं. अब क्यों नहीं देख पा रहे? एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ काउंसलर, हमारा काम है कि हम ये जाने कि वो ये कर क्यों रहा है ऐसे. स्मार्ट तो बहुत दिखा रहा है अपने आप को. हाँ, स्मार्ट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसको सहूलियतें बहुत मिली हैं, पेरेंट्स कैन अफोर्ड इट. और अगर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो आजकल के बच्चे ये भी करते हैं कि उधार ले लेते हैं इधर उधर से ना, और उसकी वजह से काफी मुसीबतों में भी पड़ जाते हैं. ये चीजें वो अपने घर में नहीं शेयर करते बिकॉज ऑफ एक्सपोजर. भी इंस्टा है और ये बहुत कुछ आ Facebook, गया, बहुत सब कुछ टिकटॉक है. है, वो मैं देखती रहती हूँ ना, वो क्या स्नैपचैट है, वो क्या फिल्टर विल्टर डलता है. मैं अपने बच्चों से ही सीखती हूँ. मैंने कहा बेटा जरा ला के दिखाओ ये तुम क्या फिल्टर विल्टर क्या लगा रहे हो. नहीं मैम ने इसमें इसमें ना बड़ा अच्छा आएगा. मैंने कहा क्यों, ओरिजिनल दिखने में कुछ प्रॉब्लम है? ये मैम वो ना वो दाग वाग नजर आ जाते हैं. तो सी, डिजिटल मीडिया ने हमारे बच्चों को क्या सिखा दिया? आर्टिफिशियल बनो, करेक्ट. हाँ, है ना. डोंट रिमेन. आपके चेहरे पे कोई पिंपल है, हटा देगा, हाँ. है ना. कोई डार्क सर्कल है, अरे इसको उसको ऐसे इरेज कर दो. लड़कियों से मैं पूछती हूँ ना, मैंने कहा बेटा तुमको इतना स्पिक एंड स्पैन क्यों दिखना है? देयर आर सो मेनी इम्परफेक्शंस इन यू, यू रिमेन लाइक दैट. नहीं मैम वो ना फिर ना एक्सेप्टेंस नहीं होती. एक्सेप्टेंस किस चीज़ की नहीं हो रही है? नहीं वो ना मैम वो थोड़ा हमारे ऐसे लोग मजाक उड़ाते हैं. मैंने इस चीज़ को प्रोब करना शुरू किया. ये उनकी डेफिनेशन ऑफ स्मार्टनेस ही बदल चुकी है. उनकी डेफिनेशन ऑफ स्मार्टनेस है बढ़िया कपड़ा पहन लो भाई, बढ़िया जूता, एक आईफोन हो जाए हमारे पास, हम घूमने यहाँ गए, वो 3-4 ऐसे एक हंसती हुई वो फोटो वोटो खींच लेते हैं, सेल्फी सी, पीछे बैकग्राउंड में कुछ होता है. दिस इज देयर डेफिनेशन ऑफ स्मार्टनेस. हु टॉट देम दिस? वी ओनली टॉट देम ना, कि हमने प्रमोट किया विद रिगार्ड्स टू ऑल द कंपनीज, नॉट दैट कि हमने प्रमोट किया स्मार्टफोन्स, हमको अपनी लाइफ इजी बनानी, लेकिन हमने ये नहीं किया कि इसकी यूटिलाइजेशन बच्चों को कहाँ तक लिमिटेड रखनी है. इमोशनल वल्नरेबिलिटी हम घर पे बातें ही नहीं करते हैं. आप मुझे बताइए कि क्या हम सबके घर की फैमिलीज में कोई ऐसा दिन होता है कि भैया हम ऐसी बातें करते हैं कि भैया ये रिश्तेदार में कुछ हो गया. जनरल बातें मैं कर रही हूँ. बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ कि हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, बच्चा बैठा हुआ है. नाउ फादर डज नॉट लाइक सम रिलेटिव, ठीक है, मदर के घर में होंगे और उनको पसंद नहीं है, और फादर ने कह दिया कि भाई तुम्हारे तो रिश्तेदार ही ऐसे हैं, तुम्हारे घर में ये तुम्हारे चाचा ताऊ ये बड़ा दिमाग खाते हैं, है ना, ये तो बहन से नहीं मिलने का मन कर रहा. बच्चा वहीं बैठा हुआ है, वो नोटिस कर रहा है. जो फादर ने डायलॉग कहा, तो चलिए उन्होंने कह दिया और काफी तमीज से कहा, बेइज्जती के लिहाज से नहीं कहा. मदर क्या कहेंगी, अरे तुम्हारा तो ऐसे ही है, तुम्हारे घर में भी तो ऐसे ही है ना. ये शुरू हो जाती है दूसरी में बच्चा वहीं बैठा हुआ है. सो दिस इज आई कॉल दिस अ वेरी इमोशनली वल्नरेबल सिचुएशन. अब इसमें क्या है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, एक लिमिट में रहकर कर रहे हैं, और अपने इमोशंस ओपन करें कि देखो मेरे को अंदर से ये फील हो रहा है. यहाँ पर ना आप अपने बच्चे को क्या सिखाइए? आई वुड से कि दिस हैपेंस इन एवरी फैमिली, और हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते. हम सब इंसान हैं और हम कुछ लोगों को पसंद करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं, लेकिन हम किस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है. आप अपने बच्चे को ये सिखाइए यहाँ पर कि देखो इमोशंस एक्सप्रेस करना बहुत अच्छी बात है, एक लिमिट में करो और उसको तमीज में रखो, और उसको आर्ग्यूमेंट में मत बदलो. रिस्पेक्टेड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस होने चाहिए, बेइज्जती पे मत ले आओ. तो ये तू मैं नहीं बदलना चाहिए. तो यहाँ से क्या होगा, आपका बच्चा बहुत इमोशनली वल्नरेबल भी रहेगा, और उसको ये भी पता होगा कि ये एक आर्ग्यूमेंट में नहीं बदलना है और बहुत रिस्पेक्टेड रखना है, और इसके बावजूद घर में प्यार रहेगा. हाँ, करेक्ट. है ना, कि हम दो, हमारे बिल्कुल डिसएग्रीमेंट्स हैं, लेकिन हम एक दूसरे से चिढ़ते नहीं हैं, एक दूसरे की इस बात पे बेइज्जती नहीं करते हैं. ये जब होता है ना आपके घर में, तो एक पॉइंट बना लीजिए. मैं हर पेरेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ, हर टीचर से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हैव डिसएग्रीमेंट्स, but the follow up of that disagreement should always be very positive and loving. So your child will know I can express emotions, I will be loved after that, and I will be respected after that.
तो वो अपने इमोशंस खुल के आपको बताएगा, क्योंकि उसका डर खत्म हो गया कि भैया बेइज्जती नहीं होगी मेरी। करेक्ट। सो मैम, आपके इसी सवाल का जो आपने जवाब दिया था, उसी के अंदर मेरा एक और छोटा सा आपसे सवाल है। एक ऐसी क्या गलती है जो सभी पेरेंट्स मिसअंडरस्टूड करते हैं अपने बच्चों के बिहेवियर के बारे में? अपने बच्चों के बिहेवियर के बारे में अधिकतर पेरेंट्स का मैंने ये देखा है, एक कॉमन सा सेंटेंस होता है, ये सुनता नहीं है मेरी। होता है ना, सबसे पहले ये कहेंगे, ये जो आजकल के बच्चे ना, ये जनरेशन ही ऐसी है, सुनते ही नहीं है। पता नहीं, पहले तो 10 साल पहले सुनते ही नहीं थे, लिमिटेड था। अब तो ये है कि सुनता ही नहीं, फोन में भी लगा रहता है। ये एक हाँ। एड ऑन हो गया है, प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। दोनों का सोल्यूशन देखिए, मैं आपको बताती हूँ। सुनता ही नहीं है, अब सुनता क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा है। देखिए, आप और हम बातें कर रहे हैं, हम एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, हाँ, बिल्कुल, साइड में हमने फोन रख दिए। वाई? डिस्टरबेंस ना हो। एक तो डिस्टरबेंस ना हो, दूसरा हमारा एक कॉमन कनेक्शन पॉइंट है, वी आर इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग, है ना, वी इंटरेस्टेड इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस, वी आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव। तो यही चीज पेरेंटिंग में अप्लाई करिए, बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। आप बच्चे के साथ कनेक्ट करिए ना। हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि हम एडवाइस बहुत ज्यादा देने लगते हैं, वी गिव देम लॉट ऑफ एडवाइसेस, डू दिस, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। आप कहाँ हैं उस एडवाइस में? आप तो दूर खड़े हैं, आप दूर से चाबुक चला रहे हैं, चाबुक उसको लग रहा है, चोट उसको लग रही है। तो थोड़ी सी चोट, मैं ऐसा कहती हूँ कि साथ में खाइए, ठीक बात है। तो इससे कनेक्शन बनेगा। क्योंकि देखिए, जो पेन उसको फील हो रहा है ना, हम एडवाइस दे रहे हैं क्योंकि हम बड़े हैं, वी टेक इट एज एन अथॉरिटी बिकॉज वी आर एल्डर्स, सो आवर जॉब इज टू गिव एन एडवाइस। सो एज टीचर ऑल्सो, माई ओन फॉल्ट ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, सो आई करेक्टेड दिस फॉल्ट ऑफ माइंड कि चल बेटा कोई बात नहीं, एडवाइस भी दूंगी, साथ में तुम्हारे चाबुक मैं भी खाऊंगी, दोनों थोड़ा सफर करके देखते हैं। तो ऐसे बच्चों में मैंने एक चेंज देखा कि दे बिकेम वेरी मोटिवेटेड, और मोटिवेशन के साथ उनकी कंसिस्टेंसी आई कि भाई देखो, ये भी लगती है हमारे साथ, ये भी, मतलब कहते हैं ना, बच्चों के टर्म्स में कहते हैं, ये भी घिसती रहती है हमारे साथ, तो अगर ये कर रही है तो चल हम भी कर लेते हैं। यही चीज आप घर में लगा लीजिए कि ठीक है बेटा, पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं ना कि सुनता नहीं है, तो आप लगिए ना बच्चे के साथ, सिर्फ एडवाइस मत दीजिए, बहुत जरूरी होता है। जैसे ही आप लगना शुरू करेंगे ना, एक दो बार उसको लगेगा, पहले अगर आप नहीं लगते हैं उसके साथ, उसके एक दो बार लगेगा भैया पता नहीं कुछ हो गया इनको, ये तो कहीं और से आ गए हैं, से पहले तो एडवाइस देते थे तुम ये कर लो, अब फोन यूज कर रहा है, फोन क्यों यूज कर रहे हो तुम, रख दो उसको एक साइड में। और थोड़ी देर बाद आप बैठे हुए हैं जी डाइनिंग टेबल पे और सोफे पे, टक 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 लग रहे हैं, पापा आप भी तो यही कर रहे हैं ना, बेटा जरा ऑफिस का काम है ना, थोड़ा करने दो। व्हाट डिड यू सेट एन एग्जाम्पल? वो भी तो कह देगा ना आपसे, 5 मिनट फ्रेंड से ही तो बात कर रहे हो ना, जरूरी है, होमवर्क है, झूठ बोल देगा। आप क्या बोलेंगे? सो हुज फॉल्ट इज इट? इट इज आवर फॉल्ट। टाइम लिमिटेशन आपने दी नहीं कि बेटा मैं ऑफिस का काम 1 घंटा तक करूंगा। इतना अर्जेंसी तो किसी के ऑफिस के काम की नहीं होती ना कि आप घर छोड़ दें। हम कमा किस ले रहे हैं? घर के लिए कमा रहे हैं। और अगर वही काम हम उठा के ले आए तो उसको लिमिटेड रखें। तो ये होता है कि बच्चे, हम पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे बच्चे की, बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा फोन पे बहुत लगा हुआ है। एक बात याद रखिए, मैंने बहुत पेरेंट्स और बच्चों में ये देखा है, काउंसलिंग में देखा है, बहुत सारे सेशंस में देखा है, मेरे एक्सपीरियंस में देखा है, और दिन रात मैं मिलती रहती हूँ पेरेंट्स से, हर तरह के पेरेंट्स में मिली हूँ। A child will always absorb your repeated behavior, not your behavior, your repeated behavior। आप दिन रात क्या कर रहे हैं? तो बेसिकली ना, आपका जो रूटीन है वो बच्चे का सिलेबस है। उसका सिलेबस, लाइफ का सिलेबस क्या है? आपके घर में क्या हो रहा है रोज? सुबह उठ के क्या होता है भाई? पूजा होती नहीं होती है? अगर नहीं भी होती है तो एनी रिलीजन, एनीथिंग, ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग। उसके बाद भाई खाना नाश्ता बनता है, मेड आती हैं नहीं आती हैं, कौन बिस्तर ठीक कर रहा है, कौन वॉशरूम साफ कर रहा है, छोटी छोटी चीजें भाई, कौन पौधों में पानी डाल रहा है, कौन झाड़ू पोछा लगा रहा है ना? क्या घर के लोग इन्वॉल्व रहते हैं? कभी मेड नहीं आई तो कभी बांट के काम किया जाता है। ये सिलेबस है, दिस इज सिलेबस ऑफ लाइफ, इन द सेंस दैट सिलेबस ऑफ द चाइल्ड की भाई पेरेंटिंग में भी ऐसी चीजें हैं जो आप रेगुलरली बच्चे को सिखा सकते हैं।
और उसको रिपीटेड रखिए, कंसिस्टेंट रखिए। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपको एक बॉन्डेज मिलेगी बच्चे के साथ, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दैट आई कैन कनेक्ट विद दिस चाइल्ड। सी, कनेक्शन इज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, कनेक्शन ऑलवेज कम्स आफ्टर फेलियर। हमारे, आप देखिए ना, हम जब लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं किसी दोस्त से, बहुत गहरे दोस्त से, उसके बाद क्या होता है कि मतलब बाद में थोड़ा आंसू वांसू रोना, दुख तो लगता है कि यार क्या बेकार में बोल दिया, ऐसे वैसे हो गया, होता है ना। बिल्कुल। बट उसके बाद जो कनेक्शन बनता है ना, वो दैट्स वेरी इमोशनल, बड़ा ओवरवेलमिंग से होता है ना, बड़ा इमोशनल, यार गलती हो गई, सॉरी, बोलना नहीं चाहिए था। ये चीज़ पेरेंटिंग में भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली इसको कहते हैं रप्चर एंड रिपेयर थ्योरी। रप्चर एंड Okay. रिपेयर थ्योरी आप अप्लाई करेंगे ना घर में, हर रिलेशनशिप में रप्चर होता है। देयर इज नो रिलेशनशिप विदाउट रप्चर, बट हाउ यू रिपेयर आफ्टर दैट रप्चर, मैं इसके बारे में आगे आपको और बताऊंगी। बट वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी लगती है मुझे, ये मुझे बहुत स्ट्रांग लगती है, मेरी पसंदीदा थ्योरी है, क्योंकि मुझे लगता है हर चीज़ लाइफ में इम्परफेक्ट होती है, पेरेंटिंग इज ऑल्सो इम्परफेक्ट। तो आप रप्चर के बाद रिपेयर करना सीखें। अगर आप वो नहीं सीखेंगे तो आप पेरेंटिंग कभी नहीं सीख सकते। तो don't ever try to be a perfect parent, none of us can be, but try to be a parent who knows how to repair parenting. Yes. करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि रिपेयर करना ही शायद पेरेंट्स नहीं जानते हैं समहाउ, और इसी वजह से ना कई बार कंप्लेंट्स होती हैं कि मम्मी ने पापा को बोला कि अरे यार देखो मैंने इसे काम दिया था, ये काम नहीं कर रहा, है ना। तो पापा रिवर्ट में क्या कहते हैं कि अरे आलसी है ये तो, है ना। कई बार बोल देते हैं कि जिद्दी है ये तो ऐसा ही करेगा। तो जब इस तरीके की कन्वर्सेशंस होती हैं तो एक छोटे बच्चे के माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस सब का? हाँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पूछा है कि हम बहुत सारे जजमेंटल कमेंट्स दे देते हैं ना बच्चे के सामने। हाँ, हस्बैंड वाइफ डिस्कस करते हैं, अगर वाइफ थोड़ा सा प्रो होती है बच्चे की, कर लेगा, हो जाएगा, फादर थोड़ा क्रिटिकल हो जाते हैं, अरे कहाँ तुमने सर चढ़ा के रखा हुआ है, और बच्चा बीच में कुछ बोल नहीं पा रहा है, वो सुन रहा है, भाई इधर देख रहा है उधर देख रहा है, कौन मेरी साइड है कौन मेरी साइड नहीं है, हाँ, उसके मन में तो ये आ रहा है। और अगर वो 5 साल का बच्चा है या 10 साल का है, यंगस्टर होगा तो शायद थोड़ा वो अपना मैं बता रही हूँ, यंगस्टर होगा ना तो वो अपने कमरे में ही चला जाएगा, कमरा ही बंद कर लेगा। ये होता है हाँ, कि चलिए आप दोनों अपने लड़ते रहिए, जो करना है करिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बट व्हेन इट इज अ यंग चाइल्ड, उसको डील करने का तरीका अलग है, द टेक अवे फॉर दैट इज डिफरेंट। ये जो तरीका है ना, ये इट कैन बी, फादर कैन बी प्रो द चाइल्ड, आई मीन प्रो चाइल्ड की, ठीक है बच्चा मेरा अच्छा है, वाइफ कहेंगी नहीं 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 तुमने बिगाड़ के रखा है, ऐसे है। और इसको हम ना ऐसे कह सकते हैं कि वो जो बच्चा है वो देख रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट हो रही है मेरे ऊपर, आई एम द फोकस, आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उसको वो ना वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है कि हाँ भैया चलो मेरे बारे में डिस्कशन हो रहा है। अब वो ना देखेगा कि बच्चे बड़े चालाक होते हैं, एक थ्योरी ऑफ माइंड है, आई हैव मेड सम वीडियोस ऑन यूट्यूब इफ यू सी, और ऑन लॉट्स ऑफ वर्ड्स, कि ना ये बच्चों का दिमाग कैसे चलता है, और फॉर पेरेंट्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस कि भाई हम पेरेंटिंग में और एंजॉयबल और क्रिएटिव कैसे होना है। इसको थ्योरी ऑफ माइंड में क्या होता है, बच्चा बहुत स्मार्ट होता है, उसको पता है मुझे किसकी तरफ होना है, वो क्या करेगा, वो आप माँ बाप को टेस्ट करना शुरू कर देगा। अगर वो 5 साल का है ना, वो उल्टा आप पे टेस्ट चलाना शुरू कर देगा, अच्छा, कि वो ये करेगा कि अच्छा भैया ये तो मेरी तरफ से बोलते हैं, ये तो मेरे अगेंस्ट बोलते हैं, तो मुझे किसकी तरफ जाना है, वो ये करेगा। लेकिन फिर वो ये भी सोचेगा, देयर चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, वो हमारी हर कॉन्वर्सेशन को एब्जॉर्ब करते हैं, सबकॉन्शियसली एब्जॉर्ब होती ही जा रही है, होती ही जा रही है, इकट्ठा हो रही है, और वो बम की तरह फटेगी जब वो 16-17 साल का हो जाएगा। हाँ, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट कॉन्वर्सेशंस यू आर हैविंग इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड। वो सारा एब्जॉर्ब होएगा, बच्चे को यहाँ पर एक बायस आ जाता है, एक नेगेटिव Okay. बायस। हम लोग ना, वी ह्यूमंस आर एवोल्यूशन से ही हम सर्वाइवल मोड में है रहते हैं, क्योंकि हंटर्स थे हम। तो मैं इसको पीछे इसलिए ले जा रही हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वो बच्चे के ब्रेन में क्या हो रहा है, हम पेरेंट्स को, टीचर्स को समझना बहुत जरूरी है, और उसके पीछे साइंस क्या है और स्टोरी क्या है। हंटर्स थे हम, तो हमारा काम बेसिकली अपना पेट भरना और अपने आप को बचाना था, किसी तरह भैया हम बच जाएं और हमारा पेट भर जाए और हम जिंदा रह लें। 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी हमारी लाइफ में। उस बच्चे की लाइफ में अभी वही 3 इंपॉर्टेंट चीजें कि भैया मैं बच जाऊं, मेरा पेट भर जाए, ठीक है, और मुझे ज्यादा ही चिक चिक पिक पिक ना करना पड़े। वो सर्वाइवल मोड में रह रहा है अभी।
वो सारे इमोशंस पेरेंट्स से ले रहा है. चिल्ड्रन डोंट हैव देयर ओन इमोशंस, दे आर, उनके पास एक सेट ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं. अब वो नॉर्मल, हर बच्चा एक सेट ऑफ न्यूरॉन्स के साथ पैदा होता है. कहते हैं आईक्यू, अल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू बहुत ज्यादा था. फिर उनके बाद क्या होते हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं. तो पहले जो मैंने आपको कहानी बताई कि सर्वाइवल मोड में है, वो हमारे पूर्वजों से मैंने आपको बताई. ये जो दूसरी मैं कनेक्ट कर रही हूँ वो इसलिए बता रही हूँ आपको कि व्हाट इज योर चाइल्ड गोइंग थ्रू व्हेन यू बोथ आर हैविंग आर्ग्यूमेंट्स. नाउ दिस चाइल्ड इज अंडरगोइंग सिवियर न्यूरल प्रोलिफरेशन. जब आप उसके दिमाग के अंदर तो देख नहीं सकते, तो अगर उसकी साइंस जान जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ. उसके दिमाग में क्या है, प्रोलिफरेशंस बहुत ज्यादा हो रही है, कंफ्यूजन हो रहा है कि अच्छा किधर जाऊं, किसकी सुनूं, क्या करूं. तो नेगेटिव बायस होता है कि बच्चे को ये लगेगा कि वो हमेशा नेगेटिव ही सोचेगा. वो पहले नेगेटिव एब्जॉर्ब करेगा, बाद में पॉजिटिव एब्जॉर्ब करेगा. ये ह्यूमन नेचर है. हम कोई भी चीज देखते हैं तो भैया पहले हम वर्स्ट सोचते हैं ना, अरे भाई ऐसा हो गया तो अब क्या करेंगे, अब तो गड़बड़. कभी हम अच्छा सोचते हैं, फिर हमको अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है कि देखो अच्छा भी तो हो सकता है, पॉजिटिव हम हाँ. क्यों नहीं सोच सकते. इसीलिए तो वो होते हैं ना, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, भाई मंत्र पढ़िए. तो हम बायस के लिए ही बने हुए, तो वो बच्चा भी बायस के लिए बना हुआ है. वो अपने अंदर अपने आप को बहुत नेगेटिव तरह से देखना शुरू हो जाएगा. तो बच्चे के सामने जब भी डिस्कशन करें तो नेगेटिव को भी बहुत कंस्ट्रक्टिव रखिए कि देखो बेटा, हाँ ये प्रॉब्लम तो है तुम्हारे में, और शायद ये तुमको मुझसे ही मिली होगी, लेकिन हम ना इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड द सेंटेंस विद समथिंग विच इज वेरी पॉजिटिव. पॉजिटिव. कि देखो तुम कमरा फैलाते हो और देखो वो मेरी तरह ही फैलाते हो ना, मैं भी तो यही करता हूँ ना. तो ऐसा करते ना, पहले मैं अपना कमरा ठीक करता हूँ, फिर तुम अपना कमरा ठीक करो, मिलके कर लेते हैं. हाँ. हो गया, हो गया ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. वो नेगेटिविटी से शुरू हुआ, बट यू एंडेड इट विद अ वेरी पॉजिटिव टर्म. तो उसका नेगेटिव बायस धीरे धीरे कम होने लगेगा. सो दिस इज व्हाट आई से कि जब भी आप आर्ग्यूमेंट रखें, बिल्कुल रखिए आर्ग्यूमेंट, बट एंड द कॉन्वर्सेशन विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. ओके. ओके, ग्रेट मैम. एंड मैम, क्या इसी सर्वाइवल मोड ऑन होने की वजह से बच्चों ने आज की डेट में अपने जो शेयरिंग्स है पेरेंट्स के साथ में वो बंद कर दिया है? क्या इसी वजह से है वो? हाँ शुभम, ये सर्वाइवल मोड जो है ना, जो हम अपने पूर्वजों की तरफ जाते हैं, सर्वाइवल मोड एक्चुअली वहीं से आता है. शेयरिंग जो इन्होंने बंद करी है बिकॉज इनको ये लगने लगा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फियर फैक्टर. फियर फैक्टर और प्रिंसिपल ऑफ फियर, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी. कि एक होता है थ्रेट, धमकी देना. धमकी होती है ना कि भैया अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे ये हम हटा देंगे. कंडीशंस हम रखते हैं कि भाई तुम आज इतना होमवर्क नहीं किया तो तुम्हारा स्नैपचैट हट जाएगा. कई मम्मियाँ करती हैं ऐसा. आज तुमने ये वाला होमवर्क नहीं किया तो देखो तुम्हारी इंस्टा के मैं ये हटवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी. बिल्कुल ही गलत तरीका है. धमकी पे नहीं चलती है पेरेंटिंग. प्यार से चलाइए. वही चीज आप दूसरी तरह से करिए. जब भी आप धमकी देंगे या थ्रेट देंगे, वो सर्वाइवल मोड में आ जाएगा. क्यों? क्योंकि बच्चा हमारे सामने वीक है. वी आर द पेरेंट्स, वी आर द टीचर्स, वी आर एडल्ट्स. तो हमारा काम उनको धमकी देना है या उनको संभालना है? हमारा काम है उनको संभालना संभालना है. है ना. और संभालते किसको हैं? जो गलती करते हैं. राइट. तो अगर हम धमकी देने वाले मोड में आ जाएंगे तो धीरे धीरे वो रिक्लूसिव होता जाएगा. आपको और मुझे धमकी दी जाए, अगर मैं आपको धमकी देती रहूं, आई एम सॉरी, ये आप मुझे देते रहे, तो क्या हम बात कर पाएंगे? नहीं. एक मैं ना बैरियर बना लूंगी कि मैं यार पता नहीं क्या बोलेंगे, छोड़ो, बोलती ही नहीं है ना. आई कैन नॉट ओपन अप विद देम बिकॉज ये मुझे बोलने ही नहीं देंगे. ये एक बैरियर बना देंगे बिकॉज दे वांट टू शो दे आर मोर पावरफुल देन मी, है ना. तो लेट मी जस्ट कीप माई, आई शुड गार्ड माई सेल्फ, व्हाई शुड आई फील इंसल्टेड. सेम थिंग हैपेंस टू अ चाइल्ड. उसको इंसल्ट से डर लगता है. उसको लगेगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी या पता नहीं कहाँ बेइज्जती कर देंगे. हम इन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं है. हमको सिर्फ अपनी इज्जत की लगी रहती है. हमारी कोई बेइज्जती कर दे कितना बुरा लगता है. एकदम ताव में आ जाते हैं हम सब. हाँ. तो तुमने ऐसे बोल कैसे दिया? क्या वो हम बच्चे की बेइज्जती कर दें या बच्चा भी हमारी अगर कर दे
तो उसी से आप उस बच्चे को सिखाइए कि बेटा आप, कई बार मुझे पेरेंट्स काउंसलिंग में पूछते हैं कि मैम ये ना हमारी बेइज्जती कर देता है। मैंने कहा आप मुझे ये बताइएगा, हो सकता है करता हो, बिल्कुल मानती हूँ, कहाँ से सीखा ये? क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आपने इंसल्टिंग टोन में से बात करी? हमें तो याद नहीं आ रहा है, शायद किया हो। तो देखिए अवेयरनेस ऑफ द पेरेंट इज सो लेस। उसको ये भी नहीं याद है कि मैंने बच्चे की कभी बेइज्जती करी है, लेकिन बच्चा उनकी बेइज्जती कर रहा है वो उनको याद है ना? तो उनको हर्ट हुई है वो चीज याद है, वो बेचारा कितनी बार हर्ट हुआ होगा वो तो आपको पता ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज सर्वाइवल मोड। अब आता है फियर और थ्रेट। नाउ द चाइल्ड फील्स कि एनीथिंग आई टेल देम, कुछ भी बता दूं, नेगेटिव ही बोलेंगे भाई, समझने की कोशिश तो करेंगे नहीं, तो वो अपने आप को बंद करना शुरू करता है, एक दीवार सी खड़ी करता है कि भैया चलो छोड़ो। ये होता है इट इज नोन एज सोशल रिक्लूसिव थ्योरी। सोशल रिक्लूसिव थ्योरी की मीन्स लेट मी पुट अ बैरियर, लेट मी हैव माई ओन वर्ल्ड जहाँ मुझे शांति मिले। भाई इंस्टा की रील स्क्रॉल, ये होता है ना, डूम स्क्रॉलिंग यहीं से आती है, देखता रहता हूँ, डोपामिन किक मिले जा रही है, शांति है भैया, कोई बेइज्जती नहीं है। ये सर्वाइवल मोड है और ये हम ही उनको देते हैं थ्रू, हिंदी में मैं कहती हूँ कटु शब्द, यू नो, हम कड़वा बहुत बोल देते हैं, समझदारी की बजाय कड़वा बोल देते हैं, फिर वो हमसे कड़वा बोलता है, तो एक साइकिल बन जाती है। वो जब हमसे कड़वा बोलता है तो हमको बहुत बुरा लगता है, पहले भी जैसे मैंने बताया। लेकिन जब हम बोल रहे होते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा अवेयर हो जाएं कि हम बोल रहे हैं, तो ये रप्चर एंड रिपेयर मैंने आपको बताया। सर्वाइवल मोड में जाने से रोकने का तरीका क्या है? रप्चर एंड रिपेयर थ्योरी अप्लाई करिए। हर पेरेंट और टीचर को मैं कहती हूँ कि आप इस थ्योरी को इस तरह से अप्लाई करें कि गलती हो गई, भाई मैंने किसी बच्चे को डांट दिया, उसकी गलती नहीं थी, ठीक है, या किसी घर में ऐसा हो गया कि फादर ने थप्पड़ मार दिया भाई बच्चे को, ठीक है, मदर नाराज होंगे, तुमने मार कैसे दिए, हो गई गलती, हर घर में होती है, हर जगह होती है। सुबह सुबह बच्चा स्कूल जा रहा है, भैया बैग पैक नहीं किया, ये नहीं किया, पड़ा एक थप्पड़ तड़ाका, अब तो नहीं पड़ता होगा पर झाड़ तो पड़ी जाती होगी, तुमको बोला था रात को करके रखो, वहाँ हस्बैंड वाइफ में लड़ाई शुरू हो जाएगी, अरे तुम क्या सुबह सुबह चिल्लाना शुरू हो जाती हो, ये हर जगह होता है। ये सब हो गया तमाशा। अभी शाम को बचाया, क्या करें, सब मुंह फुला के बैठ जाए? नहीं, अरे तुम्हारा फिर वही शुरू हो जाएगा, तुम्हारा कल फिर वही ड्रामा तो शुरू हो जाएगा, अभी कर लो, ये कर लो। सबसे अच्छा तरीका आपको बताऊं क्या करिए? रिकनेक्ट। रिकनेक्ट इज, रप्चर तो भैया हो गया सब कुछ सुबह, शाम को इसको एक रिचुअल बना लीजिए कि ताकि ये रप्चर खत्म होए धीरे धीरे। एक रिचुअल बनाइए कि शाम को जब बच्चा आए, सॉरी बोल दीजिए, मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, बहुत प्यार से कहती हूँ, हर पेरेंट से कहती हूँ, सॉरी बोल दीजिए ना। सॉरी इसलिए बोलिए, हमने गलती करी, हमको नहीं बोलना चाहिए था, हमारी पेशेंस खत्म हो गई, हम इरिटेट हो गए, हमको अपने सर पे बहुत 100 काम नजर आ रहे थे जो हमारे कंट्रोल के बाहर जा रहे थे। तो भैया पावरफुल किसको दबाता है? वीक को दबाता है। हम वही कंसेप्ट लगा रहे हैं। से सॉरी टू योर चाइल्ड, टेल बेटा देखो गलती हो गई, पापा, अब फादर है वो भी कह सकते हैं बेटा आई विल नॉट डू इट, बाय मिस्टेक आई डिड इट, आई लॉस्ट पेशेंस। जब भी आप हर बार रिपेयर करेंगे ना, आपका बॉन्ड अपने बच्चे के साथ बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि बच्चा क्या सीखेगा कि हर रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, लेकिन उसके बाद खुद को इमोशनली एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है और बॉन्डिंग वहीं से शुरू होती है। ये ऐसा कुछ नहीं कि भैया अपने आप ही बने जा रही हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है। इट हैज़ टू ब्रेक, इट इज़ अ ग्राफ, इट विल ब्रेक, you make it again, it will break, then you make it again. That is how it works. तो ये I always say my favorite theories, rupture and repair theory, it works in every relationship. Okay. अच्छा मैम, आप ना किसी भी पेरेंट्स अगर बोलते हो कि ये बच्चे ने कहाँ से सीखा, तो मेरे ख्याल से 90% पेरेंट्स यही बोलेंगे कि हमने तो सिखाया नहीं है, स्कूल में ही सीखा है, ये जो भी सीखा है ना, हम इसके सामने तो कुछ गलत नहीं करते हैं, ये अगर गलत लैंग्वेज यूज कर रहा है तो भी ये स्कूल में यूज कर रहा है, हम तो इसे अच्छा ही सिखा रहे हैं। एक तो उनका ये डिफेंस रहता है। दूसरा, अगर स्कूल में उसको टीचर थोड़ा हार्श हो जा रहे हैं
तो वो फिर टीचर पे जाके कंप्लेंट करते हैं कि आप मेरे बच्चे पे इतना हार्श क्यों हो रहे हो, राइट। तो ये जो सॉफ्ट पेरेंटिंग वाला जो एक सिनेरियो है वो किस हद तक ठीक है? हाँ, सॉफ्ट पेरेंटिंग और जेंटल पेरेंटिंग ना आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत आ गया है और कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं। फ्रैंकली मैंने ना इंस्टा पे भी देखा है कि भाई कहते हैं कि हमारे ज़माने में भैया जड़ो 2 थप्पड़ और हो गया, सेट हो जाएगा बच्चा, है ना? तो अब ये जो पुचकारते हैं ना बच्चों को, भैया लल्लो पुच्चो कहते हैं कि भैया हाँ। डोरे मेरा बेटा, मेरा बेटी, ये कैसे होगा? ये हो गई जेंटल पेरेंटिंग। आई विल से कि gentle parenting within boundaries. It has to have boundaries. Boundaries कैसे बनाएंगे आप अपनी टोन को जेंटल रखिए, है ना? अपने बिहेवियर को जेंटल रखिए, बच्चे के साथ हार्श मत होइए। डोंट से थिंग्स कि तुम बदतमीज हो। उसको ये कहिए कि बेटा आपसे ये गलती हुई है। फर्म फर्म भी रहिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू शुड गो अक्रॉस इन अ वेरी फर्म स्ट्रिक्ट मैनर, बट आपकी जो कहने का लहजा या टोन है वो सॉफ्ट रहिए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, तभी समझेंगे आपकी जेंटल पेरेंटिंग इज, मेरे पास अगर मैं मदर हूँ या कोई भी मदर हूँ घर में, बच्चे ने भाई आप झूठ बोल दिया, किसी और का पेंसिल उठा के ले आया, ठीक है? अब ले आया भैया, मम्मी बैग चेक कर रही है, भाई साहब की दुगदुगी हो रही है, चोरी का माल निकलेगा, तुमको तो पता है। अब अगर केयरफुल सी मदर है वो तो देखेंगी, हाँ कौन सी पेंसिल है, ये वाली तो मैंने दी नहीं तुमको, मेरे को अप्सरा दी थी, ये किसकी उठा के ले आए हो तुम, ये तो नहीं थी। अब वो इधर उधर होएगा, मम्मी को पता चल गया चोरी करके आया है, ठीक है? ये मैं पानी पी के आता हूँ, मैं वॉशरूम से आता हूँ, ये शुरू हो जाएगा। यहाँ लगाइए जेंटल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट। देखिए 2 तरह के हैं। पहले तो उठा के भैया मार दो एक चांटा, हो गया। एक तरीका वो है, तुमने चोरी कैसे करी, तुमको हमने ये सिखाया है, हाँ कहाँ से सीख कर आए हो, ठीक है? ये वो एक्सप्लोर कर रहा है खुद को। देखिए चोरी उसने करी है, छोटा बच्चा है, या तो जानबूझ के उठाया होगा या गलती से किसी ने डाल दिया है। अगर जानबूझ के उठाया है तो वो अपने आप को डिफेंड करेगा। देखिए यहीं से झूठ का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगर उसने जानबूझ के उठाया है और वो देख रहा है कि आप कैसे रिएक्ट कर रही हैं, अगर उसने जानबूझ के उठाया है और उसको लग रहा है कि आप डांटेंगी नहीं और समझाएंगी, तो वो आपको सच बता देगा। और अगर उसके बैग में किसी ने डाल दिया है तो भी अगर वो आपसे कनेक्टेड है तो वो आपको सच बता देगा, मम्मा मैंने नहीं डाला है, किसी ने डाल दिया, मैं कल वापस कर दूंगा, ठीक है? कोई भी किताब आ गई हो, कुछ भी आ गया हो, तो आप 2 तरह से इसको डील करेंगी। एक है कि मार दिया थप्पड़, ये तो जेंटल पेरेंटिंग से कोसों दूर वाला कॉन्सेप्ट है ना? ये तो बिल्कुल ही हो गया एकदम हमारे ज़माने वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद हो गया जेंटल पेरेंटिंग या सॉफ्ट पेरेंटिंग। ये कॉन्सेप्ट में लोग मजाक भी उड़ाते हैं, मैं इसको बड़ा लिमिटेड सा यूज़ करती हूँ, इन द सेंस कि यहाँ आप अप्लाई करिए ये कॉन्सेप्ट। कैसे अप्लाई करेंगे? ये जो किताब लाए हो आप, पेंसिल किताब जो भी लाए हो, बैठाइए बच्चे को अपने पास और बोलिए बेटा तुम ना देखो मुझे, यू लुक एट मी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? डोंट जज द चाइल्ड, डोंट जज। तुमने चोरी करी, चोरी वर्ड नहीं यूज करना है बेटा, ये आया कहाँ से बैग में, है ना? मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ, ये आप कहीं भी अप्लाई करिए। कॉन्वर्सेशन आपकी कैसी होनी चाहिए, टोन आपकी कैसी होनी चाहिए, क्या गलती से आ गई है या किसी ने डाल दी है? आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके हाथ, आप जिस तरह से बैठे हुए हैं और आप जिस तरह से उसको देख रहे हैं, आप अपने आप कनेक्ट कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा बच्चा सच बोल रहा है या झूठ। और उसको बैठाइए अपने पास। दिस इज कॉल्ड एज जेंटल पेरेंटिंग। यू आर वेरी फर्म बट यू आर वेरी कनेक्टेड। यू आर वेरी कनेक्टेड विद योर बॉडी, विद योर इमोशंस। 2 चीज़ें, आपके इमोशंस बहुत कनेक्टेड है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कनेक्टेड है, तो वो एस्केप नहीं कर सकता इसको, वो फंस जाएगा इसमें। लेकिन उसमें आप ये करिए कि अपनी भाषा बहुत सभ्य रखिए, उसे डांटिए मत। कि बॉडी से आपने फर्मनेस दिखाई, भाषा में आपने सॉफ्टनेस दिखाई, बट ऐसी सॉफ्टनेस कि उसको थोड़ा सा डर लगे कि मुझे शायद ये काम नहीं करना चाहिए था, अगर उसने किया, और अगर किसी और ने किया तो वो आपको सच बता दे। सो दिस शुड बी जेंटल पेरेंटिंग वेयर द चाइल्ड कैन ओपनली टेल यू कि मम्मा मैं ले आया क्योंकि मुझे अच्छी लगी और आप मेरे लिए ऐसी खरीद दीजिए, मेरे को ये किताब अच्छी लगी, मेरे पास थी नहीं, मैं आपको दिखाने के लिए लाया था।
तो पेरेंट ये कहते ठीक है बेटा ले आयो, कल वापस कर देना और हम ऐसे ही ले लेंगे, बट अगली बार से ना नाम ही लिख कर ले आया करो, किताब लाने की जरूरत नहीं है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर किसी और ने बैग में डाल दिए तो बेटा क्या कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप ना इमोशनली कितना ज़्यादा उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, खुद ही बना लिया है मैंने, वो आई कॉल इट, चूंकि हिंदुस्तान में लोग चाय के बड़े शौकीन हैं, तो टी कॉन्सेप्ट, TEA, ट्रस्ट, एम्पैथी, अप्रिसिएशन। ओके। टी कॉन्सेप्ट। तो आप पहले बच्चे का ट्रस्ट जीतिए, फिर उसके साथ एम्पैथाइज करिए। एम्पैथी ऐसा पावर है ना, वो हमें जानवरों के लिए भी, मतलब कई लोगों को नहीं होता है बट लॉट ऑफ पीपल हैव इट। सिंपैथी एंड एम्पैथी में काफी फर्क होता है, मैं कभी और आपको बताऊंगी। एम्पैथी इज व्हेन यू फील कि सामने वाले बंदे की क्या पोजीशन है, अगर मैं उस पोजीशन में होता तो मेरा क्या हाल होता है। यस एग्जैक्टली, इमोशनल कनेक्ट। हाँ, इमोशनल कनेक्ट वो बहुत जरूरी है। एंड एप्रिसिएशन, वो चाहे सच बोले या झूठ बोले, appreciate whatever the child is saying. So this is the T concept. This should be applied in gentle parenting. करेक्ट। अच्छा मैम, जैसे मान के चलते हैं मैं अपनी अगर बचपन में कुछ चुरा के लेके आता घर और मेरे पेरेंट्स को पता चल जाता, तो उस टाइम पे हम सबको पता है कि हाँ पेरेंट्स थोड़े से हार्श रहते थे, हाँ। है ना। तो बट मेरे अंदर भी तो एक डर रहता था ना उस चीज़ से कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये एक डर था जिसकी वजह से शायद बाद में भी मैं ये करने से बचूं। जब मैं बड़ा हो गया, जैसे मैं आज के टाइम में अगर कुछ चुराना चाहूँगा तो मेरे अंदर एक डर रहेगा, भले ही मेरे सामने मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, बट मुझे पता है कि इसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो गलत है। बट अगर हम इतना जेंटल रहेंगे बच्चे के साथ तो क्या उसको वो कॉन्सिक्वेंस फील होगा? उसे तो ये लगेगा ना कि हाँ मैंने आज ये कर लिया, मम्मा ने मुझे आराम से समझा दिया, मैं कल को फिर करूँगा, तो मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी बात तो होने वाली है नहीं। जो हम बात कर रहे हैं सर्वाइवल की, उसे वो कभी फील ही नहीं होगा, उसे वो डर ही फील नहीं होगा। तो वो तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस समझ ही नहीं पाएगा कि हाँ ये गलत है और कितना गलत है। तो मतलब फिर ये जेंटल पेरेंटिंग काम करेगी या नहीं करेगी, या लॉन्ग टर्म में उसको ऐसा बना देगी कि हाँ आप गलत भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ होता नहीं है, दुनिया अच्छी है। इसमें एक अगर हम समझेंगे ना, see everything is related to emotions, connection of emotions of child, parent, teacher, anything. हम भी बात कर रहे हैं तो there has to be a connection, है ना। ऐसी तो नहीं हम मतलब बेफिजूल बेवजह तो कोई नहीं बात करेगा। हाँ। कोई हमारा कनेक्शन है, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, मैं समझाना चाह रही हूँ, तो इंटरेस्टिंग बन रहा है। बिल्कुल सेम चीज इसमें, दिस इज नोन एज इमोशनल को रेगुलेशन। इमोशनल को रेगुलेशन में क्या, तुमने कहा कि भैया हमें थप्पड़ पड़ा था तो एक डर सा आ गया, तो वो डर भाई अच्छा है बुरा है, या मैं उसको किस तरह से परसीव कर रहा हूँ, और क्या वो चीज़ मुझे बाद में हेल्प कर रही है या नहीं। तुम्हारी उस वक्त की जो वायरिंग रही होगी ना, जो योर न्यूरल कनेक्शंस, मैं थोड़ा सा साइंस से हमेशा इस रिलेट करती हूँ, मेरा साइंस का बैकग्राउंड भी, और मुझे लगता है कि ना लोगों को समझ में जल्दी आ जाएगा कि अगर आप ये चीज़ें समझेंगे ना, आपको पेरेंटिंग और इंटरेस्टिंग लगेगी। मैं बहुत बोरिंग नहीं बनाऊंगी उसको, आई कीप इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्टोरी रिलेटेड। तो तब ना तुम्हारे दिमाग में बैठ गया सबकॉन्शियस माइंड में कि भैया गलत करूंगा तो पड़ेगा थप्पड़, ठीक है। तो तब एक्सेप्टेड नॉर्म था। ये जनरेशंस के ऊपर धीरे धीरे डेफिनेटली थोड़ा वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में आ गया ना कि भैया आप हाथ नहीं उठा सकते। हाँ। वहां तो अब भी ये नहीं कि बिल्कुल छू भी नहीं सकते हो। अभी तो हम लोग तो यहाँ गाँव वगैरह में जाओ ना, थप्पड़ हाँ, बिल्कुल, जम के पड़ते हैं अभी भी। तो शहरों में थोड़ा सा आ गया, मेट्रोज में, हाँ। वरना आप इंटीरियर्स में जाइए, थप्पड़ खाते हैं बच्चे, अच्छे से खाते हैं। बिल्कुल। तो वो जो द पैटर्न ऑफ डेवलपिंग फियर इन द चाइल्ड, अब क्या वो जो डर, शहरों की बात कर रही हूँ मैं, वो जो डर है अब वो ना पेरेंट्स ने डिजिटलाइज कर दिया है। डिजिटलाइज कैसे कर दिया, मैं पहले भी बता रही थी। तुमने अगर ये नहीं किया ना तो हम फोन ले लेंगे 3 घंटे के लिए। हमने खुद एडिक्शन बढ़ा दी, ठीक है। तो या तो आप, तुमने अगर ये नहीं किया तो बोल दीजिए हम 3 किलोमीटर वॉक करेंगे, तुम भी और मैं भी। उसको ना खुद पे भी अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। डोंट स्नैच अवे देयर प्रिविलेजेस। इफ यू रिमूव देयर प्रिविलेजेस, तो आप एक तो पहले आपने दिए क्यों, और अगर आपने दे दिए तो उसको एक थ्रेटनिंग फैक्टर मत बनाइए। ये मैं आपको रिप्लेसमेंट्स बता रही हूँ थप्पड़ की, जो थप्पड़ हमने बचपन में खाए ना, वो अब हम मार नहीं पा रहे, तो अब हम उसको कैसे कन्वर्ट करें।
तो थ्रेट शुड बी इन अ वे वेयर यू ऑल्सो टेक आउट टाइम टू सफर अ लिटिल बिट विद देम। तो उनको ना Okay. लगेगा "ए भाई अब तो मैं मना भी नहीं कर सकता क्योंकि ये खुद भी भुगत रहे हैं मेरे साथ"। इसमें क्या हुआ, इन्वॉल्वमेंट हो गई आपकी, गलती उसकी भुगत आप भी रहे। तो उसको ना अवेयरनेस आएगी कि अच्छा मेरा प्रिविलेज तो नहीं जा रहा है, लेकिन 3 घंटे आपने उसको फोन से दूर कर दिया विदाउट टचिंग, टेलिंग द चाइल्ड कि तुम्हारा फोन नहीं मिलेगा, और थका आपने उसको और दिया। Mhm. ठीक है, मैं ये बता रही हूँ कि आप उसको फिजिकल उसमें एक्टिविटी में भी कैसे ला सकते हैं। और साथ में जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर भी ले ली कि बेटा देखो तुम गलत काम कर रहे हो तो भुगतेंगे तो हम दोनों ही। हाँ, तो ये एक तरीका है जो अब हमको अपनाना चाहिए, और मुझे बिल्कुल। काफ़ी कंस्ट्रक्टिव तरीका ये लगता है, बिकॉज मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है जो सिर्फ ये कहते हैं कि तुम्हारे हम फ़ोन हटा देंगे, हम तुम्हारा ये ऐप हटा देंगे, हम तुम्हारी ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बिल्कुल, आई डोंट एग्री विद दिस। you're increasing the addiction of your child to these digital things. Replace it with something which is physical and a little difficult and where you are involved. हाँ, Then they cannot refuse. करेक्ट। मैम मेरे को इसी बात में एक और बात आप बताएं, आज की डेट में जितने बच्चे हैं वो या तो गुस्सा होते हैं, उनको जो आक्रोश आता है एकदम से, या वो डिप्रेस होते हैं, परेशान होते हैं, उस केस में पेरेंट्स मतलब कुछ सोचे बिना ही रिएक्ट कर देते हैं। उनको वो एक क्या बात है अपनी रिएक्शन देने से पहले समझनी चाहिए। हाँ, पेरेंट्स एकदम झट से ना, वो बच्चा Correct. पूरा सेंटेंस कर भी नहीं पाता है, हम्म, तो वो झट से, जैसे कहीं मुझे जाना है, अगर सोलो ट्रिप पे जाना है और अगर 20 साल का बच्चा है, अरे कैसे चले जाओगे, अरे क्यों चले जाओगे, हमारे ज़माने में तो हम नहीं जाते थे। मम्मियाँ शुरू हो जाएंगी, अरे अरे भाई कैसे तू मैनेज करिए, तुमको तो अपने घर में कपड़े नहीं रखने आते हैं, अलमारी तुम ठीक से रखती नहीं हो, तो तुम वहाँ जाके क्या करोगी। हम कट कर देते हैं। इसमें हमारा अटैचमेंट, एक अटैचमेंट थ्योरी होती है, ये दी थी, ये भी 70s 60s में जॉन बॉल्बी उन्होंने दी थी। 4-5 तरह के अटैचमेंट्स, फोर मेन टाइप्स ऑफ अटैचमेंट्स। एक था सिक्योर, इनसिक्योर, एंग्शियस, और एक है एंग्शियस और एम्बिवेलेंट, और एक होता है बिल्कुल नेग्लेक्टफुल। अब ये सिक्योर, ये जो जब इस तरह की कॉन्वर्सेशंस होती है ना कि हम बिल्कुल कट कर रहे हैं, दीज आर वेरी एंग्शियस अटैचमेंट्स। एम्बिवेलेंट मतलब हम पेरेंट भी बिल्कुल कंफ्यूज हैं कि भैया इस सिचुएशन को डील कैसे करना है, मुझे तो मना करना है इसको, ये सुनने नहीं वाला मेरी। तो हमको यहाँ पर सीखना पड़ेगा कि पहले हम अपनी इमोशनल कामनेस को बहुत सिक्योर करें। हमारे अंदर पहले खुद इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि मैं इस बच्चे को समझा पाऊंगा या पाऊंगी। 20 साल मतलब पालने के बाद बच्चे को ना, एज अ पेरेंट आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए दैट दिस चाइल्ड विल लिसन टू मी प्रोवाइडेड इट इज डन विद लव एंड केयर, नो फोर्स। तो पेरेंट को ये सबसे पहले याद रखना चाहिए, व्हाट आर द 4 फॉर्म्स ऑफ अटैचमेंट। डोंट रिमेन एन एंग्शियस। आप एंग्शियस पेरेंट रहेंगे, आपका बच्चा हमेशा एंग्शियस रहेगा। आप सिक्योर पेरेंट बनिए पहले। सिक्योरिटी कैसे आएगी, आपकी टाइम एंड इन्वॉल्वमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years। इस पे हम आगे थोड़ा सा और बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, इंटरेस्टिंग है ये। तो जब आपकी अटैचमेंट खुद से सिक्योर होगी, आपकी इमोशनल कामनेस थोड़ी सी टोन्ड होगी, तो यही घर का जो इससे ना घर का माहौल बनता है। एक प्रिंसिपल होता है, आप जानते हैं व्हाट इज बिहेवियर, व्हाई डू आई बिहेव लाइक दिस, व्हाई डू यू बिहेव लाइक दिस। क्या हम पब्लिकली बदतमीजी करते हैं? नहीं, नहीं करते हैं ना। क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? अनलेस कि हमको कोई बहुत इरिटेट कर दे या गुस्सा कर दे या बहुत ज़्यादा। पर आपने कभी सोचा कि क्या हम घर में थोड़ी सी ज़्यादा ओपननेस, थोड़ी ज़्यादा बदतमीजी कर देते हैं? हाँ, बिल्कुल। कर देते हैं ना। हम्म, हम सोचते नहीं है ना उतना, मजे कुछ नहीं होगा, मम्मी पापा ही करेक्ट, है। हाँ करेक्ट। बाहर एक इनिबिशन आ जाता है कि नहीं यार, सोचते हैं ऐसे लगना है, ऐसे दिखना है, ये चीज़ बच्चे पे भी अप्लाई होती है। दिस इज नोन एज बिहेवियर प्रिंसिपल। बिहेवियर प्रिंसिपल क्या होता है? दैट definition of behavior is it is a function of the person in their environment। ठीक है, you are a person, I am a person, this is our environment। Yes.
our environment is dictating how we should behave. Correct. तो environment of the child in the house should also be very calm, कि उसका behavior उस हिसाब से बने. आप environment तो भैया पूरा एकदम वैसा दे देंगे भयंकर सा, लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स ये वो, चाहते हैं बच्चा आपका बहुत काम हो, तो ये हो नहीं सकता है, ये दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल. You have to follow this principle of behavior, the function of person in their environment. Environment का बहुत बड़ा रोल होता है. इसीलिए जो आप पूछ रहे थे ना शुभम की पेरेंट जो कट कर देते हैं, पहले आप अपने आप को सिक्योर बनाइए. दूसरा, आप घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रखिए. Please understand, this is the takeaway I'm telling you. Behavior, understand, behavior is the Yeah. person in their environment. तो जब आप एनवायरनमेंट अच्छा रखेंगे, उसके लिए आपको अवेयर होना चाहिए. आपको खुद अपनी थोड़ी सी गलतियां पता होनी चाहिए. मैं पेरेंट्स को गलत नहीं कहती हूँ, बट मैं हमेशा कहती हूँ, मैं खुद पेरेंट हूँ, तो अवेयरनेस और नॉलेज थोड़ी बढ़ा लीजिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, बिल्कुल. जिम्मेदारी हमारी है. हम किसी चीज को नर्चर करके बड़ा कर रहे हैं. इट इज लॉट ऑफ क्रिएटिव वर्क. इट्स लाइक क्रिएटिंग एन आर्ट. वो शिल्पकार होते हैं ना, वो कुम्हार नहीं होते हैं. Correct. Correct. कैसे बना रहे हैं मटका, आप बिल्कुल. जिस सांचे में उसको डालेंगे वो वैसे हो जाए. वैसा हो जाएगा. बिल्कुल. तो कंट्रोल हमारे हाथ में है. हम्म. तो इसीलिए दिस व्हेन यू आस्क्ड मी दैट चिल्ड्रन जो इनका बात काट देते हैं, बात काटिए मत, उसको कहने दीजिए. जब वो एक्सप्रेस कर लेगा, उसके बाद बैठकर शांति से एनवायरनमेंट को कंट्रोल रखिए. और आप देखिए, ये मत करिएगा कि भैया अभी तुमने बोला है और अभी मैं तुमको सोल्यूशन दे दूंगा. एवरीथिंग डज नॉट गेट सॉल्व्ड इन 1 day or 2 days. Yes, yes. वो आपकी तब सुनेगा जब पिछले 10 साल आपने उसकी सुनी. आप उसकी नहीं सुनेंगे और आप चाहते हैं कि 2 दिन में वो मेरी सुने, वो नहीं हो सकता. सो फॉर when you want the behavior of a child to be in a way where you don't have to cut their dialogues और वो आपकी सुन ले, तो प्लीज थोड़ा रिवर्स गियर लगाएं और ये देखिए कि आपने पिछले सालों में क्या किया. और जो नए पेरेंट्स बने उनको मैं ये कहूंगी कि अगर आप फॉरवर्ड में जा रहे हैं, तो आप अभी से ही गियर में आ जाएं कि हमें करना क्या है. अच्छा, इसमें मैं मेरा एक क्वेश्चन था. लेट सपो मान के चलिए मैंने 10 साल तक अपने बच्चे की सुनी, है ना, और मैंने बहुत कंस्ट्रक्टिव होके हर बार उसे एक सॉल्यूशन दिया. तो उसके माइंड में जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि हाँ, मेरे पापा मेरी सुनते हैं, राइट. अब 10 साल के बाद उसने एक डिसीजन लिया और वो कुछ भी हो सकता है. मान के चलते हैं वो गलत है. अब मैंने उसे करेक्ट करने का ट्राई किया. मैंने बोला कि नहीं ये ऐसे नहीं होगा, आपको ऐसे करना होगा. करेक्ट. बच्चे तो के माइंड में ये आएगा कि यार 10 साल से तो पापा ने ऐसा कुछ बोला नहीं, आज ये मुझे एकदम से अलग तरीके से कैसे बोल रहे हैं. हर बार तो ये मेरे सुनते आए हैं, आज ये मुझे सुना क्यों रहे हैं. तो हाँ. उस टाइम पे बच्चा इस चीज को कैसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा. करेक्ट. हाँ, तो जो हमारी मोल्डिंग थी, तो जब हम कुछ समझाना शुरू करते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम एक तरफा तो नहीं समझाएंगे. हम उनको दोनों स्वरूप देंगे कि भाई ये प्लस है, ये माइनस है. मोस्टली हमारा प्लस ही होता था. हम सिंक्रोनाइजेशन में रहते थे ना कि भैया तुम ये बोल रहे हो, चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं. इसमें मैं एक थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी शरद, कि whenever we are bringing up a child ना, ऐसे मोमेंट जरूर आएंगे जहां पर थोड़ा सा हम रिट्रैक्ट करके नेगेटिव होते हैं, बट ओवरऑल ना करा के भैया हम मान जाते हैं उनकी बात. हाँ. कि चलो ठीक है, 70% तुम्हारी मान गए, 30 हमारी मान गए. एक इसमें प्रिंसिपल याद रखिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेलेक्टिव बैरियर. सेलेक्टिव बैरियर क्या होता है कि अब जब भी बच्चे को कोई भी चीज सोल्यूशन देते हैं ना, एंड एट अ लेटर डेट की जब बच्चा भाई तुम्हारी सुन नहीं रहा है, तो इसमें थोड़ा सा बैक ट्रैक करके हमें खुद सोचना पड़ेगा कि शायद थोड़ी हमारी गलती हो, इसमें थोड़ी होगी. इसको कहते हैं ओवर पैम्परिंग होगी. नहीं, तुम्हारी हर बात हमने मान ली और अब हमें परेशानी हो रही है कि भैया तुम ऐसा
हर चीज़ में मैं एग्जांपल देती हूँ तो मैं बताती हूँ मैं, जैसे बच्चे भी देख आजकल ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखते हैं, ठीक है, अच्छा कंसेप्ट है, नो प्रॉब्लम, सम पीपल लाइक इट, सम डोंट लाइक इट। सडनली व्हेन दे कम टू कॉलेज एंड स्कूल में बड़ा एकदम बच्चा गुड बॉय गुड गर्ल, पढ़ाई वढ़ाई किताबें, भाई सडनली कॉलेज में आ गए, अरे मम्मी आई लाइक दिस बॉय, मम्मी आई लाइक दिस गर्ल, अभी तक तो हमें हजम नहीं हुआ, है ना? तो अब क्या है कि अब हमको दिक्कत आना शुरू हो गई कि भैया तुम अभी तक तो ये कर नहीं रहे थे, ना हमको ऐसा एक्सपोजर मिला, ना एज पेरेंट हमको ऐसा एक्सपोजर मिला, बच्चा हमको लगा वेरी गुड गुड है। हम गुड का कॉन्सेप्ट यही मानते हैं ना, कि नो रिलेशनशिप्स इन स्कूल, वी फील दैट। तो now the problem lies here with the parent is not able to accept whatever the child is doing, and now the parent feels कि अब मैं मना कैसे करूं, है ना? अब मैं मना करूंगा तो ये मानेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक तो मैंने किसी चीज में मना नहीं किया। तो एक सिलेक्टिव बैरियर का प्रिंसिपल होता है, उसमें क्या होता है, इसको ना बिट्स एंड पीसेस में तोड़ो, इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको ना आप अपने पास, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही ना वो प्रॉब्लम, वो हमको हजम नहीं हो रही है, तो दिक्कत थोड़ी हमारी है, और हमको पता है कि रेपरकशंस शायद अच्छे भी ना हो, लेकिन हाउ टू गेट द पॉइंट अक्रॉस, ब्रेक इट इनटू सिलेक्टिव पीसेस। सिलेक्टिव पीसेस मतलब कि पढ़ाई में पहले बहुत अच्छा था लेकिन अब नहीं है, कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, कुछ हम कर नहीं पा रहे हैं। पिक अप स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स एवरी डे आप देखिए कि आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कि अगर कोई रिलेशनशिप है जो आपको पसंद नहीं है, अगर कोई टीचर है वो जो बच्चा उनके साथ भाई अनबन हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप बच्चे की परमिशन के साथ उसको अपने साथ रखिए, अगेंस्ट मत खड़े होइए। देखिए हम एक कॉमन प्रॉब्लम है, हम एक दूसरे से नहीं भिड़ सकते, हमको भिड़ना उस प्रॉब्लम से है। तो ये चीज़ वो फीलिंग बच्चे में भी होनी चाहिए कि ठीक है, ये मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं, शायद रेपरकशंस होंगे, तो क्या ये मेरे साथ हैं या नहीं है? बच्चे में कभी ये फीलिंग नहीं आने देनी है हमें कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हूँ। अगेंस्ट किसी और चीज़ को बना लीजिए, आप रहिए साथ में। उसको जब आप सिलेक्टिव बैरियर में जब आप उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे ना, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व रिज़ॉल्वेबल लगेगी। फिर आप उसको अपने साथ कर सकते हैं कि बेटा, अगर आप कोई चाहते हैं कि भई इससे ना मिले या इस टीचर से थोड़ी सुलह कर लें या पढ़ाई थोड़ी बेहतर कर लें, तो कोई एक सब्जेक्ट रोज़ उठा लीजिए। पहले वो रेज़िस्ट करेगा, करेगी कि नहीं आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? आपने किसी चीज़ के लिए मना तो किया नहीं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। एंड यू नो कि अब मैं क्या करूँ? क्योंकि मेरे को थोड़ा-सा लिबर्टी ज़्यादा हो गई थी। तो उसको बोलिए अच्छा चलो थोड़ा दिखाओ ना, मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। कि मैंने ये देखा है, मैंने ये ट्राई किया है बहुत सारे बच्चों पर। वो ना ये ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है उनमें, आ जाता है बच्चों में। क्या है ये पेरेंट ना, ये तो सब मान जाएँगे मेरी बात, मैं ही ठीक हूँ, मैं ये, मैं वो। तो ये थोड़ी-सी गलती पेरेंटिंग में हुई कि हाँ, ठीक है भई, वी गॉट शायद ओवर फ्रेंडलीनेस, या फिर हमको जहाँ पर थोड़ी-सी रोकथाम लगानी थी वो हमने नहीं लगाई। वो भी अगेन कम्स विद अवेयरनेस, विद लॉट ऑफ फर्मनेस, बट वेरी टोन्ड डाउन लैंग्वेज, ठीक है? वो हमने प्रिंसिपल पहले नहीं लगाया। तो ये उसका भुगतान इस तरह से भरना है। अब इसका रिपेयर कैसे करेंगे? आई बिलीव अ लॉट इन रिपेयर। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि हर चीज़ का ना एक सॉल्यूशन होना चाहिए, और उसको रिपेयर करने का टेक्नीक हमको पता होनी चाहिए, रादर दैन कि लेट अस क्रिब ओवर द फैक्ट कि भैया अब ये हो गया, अब करें क्या? यहाँ पर जब आप उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटेंगे, पहले बच्चे की आएगी रेजिस्टेंस, फिर उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी, उसके बाद उसमें डिनायल होगा कि नहीं मैं नहीं करूँगा, आपने पहले तो कभी मना नहीं किया। उसके बाद आएगा रिवाइवल, रिवाइवल मतलब कि उसको फिर लगने लगेगा अच्छा शायद ये बार-बार बोल रहे हैं, देख लेता हूँ। उसके बाद आएगा रिपिटिशन, आप रिपीट करते रहिए। तो इससे ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाटएवर वी फील कि ये ठीक नहीं है, there will be a change in that. This I tell all the parents, please try these techniques. So मैम, आफ्टर स्पेंडिंग सो मैनी ईयर्स, लाइक 2 दशक से ज़्यादा आपने बच्चों के साथ में बिताए हैं, आपने पेरेंट्स को समझा है, उनको समझाया भी है। आप एक क्या मैसेज पास ऑन करना चाहोगे सभी पेरेंट्स को, बच्चों को जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं? See, I believe that parenting is a journey, dynamic journey. None of us are perfect. हमेशा कहती हूँ मैं, एक मेरा फेवरेट सा डायलॉग है, संवाद सज़ा से हमेशा बड़ा होता है। आप बच्चे से कनेक्ट करिए, कम्युनिकेट करिए,
और दूसरी चीज़, ये जो इमोशन की बात करते हैं ना, इमोशन को अगर साइंटिफिक टर्म्स में देखें, इट इज़ एनर्जी इन मोशन, एनर्जी इन मोशन। बिल्कुल। अब आप इसको अपने बच्चे तक कैसे पहुंचाएंगे? सो माय फाइनल मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज दैट दिस इमोशन ना, ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड एज एक्सप्लेनेशन। तो आपको जब भी अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करना है, एक्सप्लेन मत करिए कुछ भी उसको। उनको एडवाइजेस और लॉजिक नहीं समझ आते हैं, वो उस उम्र तक आए ही नहीं हैं, क्योंकि उनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। ऑलवेज रिलाई ऑन एन इमोशनल कनेक्ट मोर देन एडवाइजेस एंड एक्सप्लेनेशंस। ये इसलिए कहती हूँ, अपने तजुर्बे से मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है जब मैं भी बच्ची थी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी मैंने नोटिस किया है, जब भी उनको कुछ याद करना होता है ना, तो वो एक कोई इमोशन से रिलेट करते हैं कि यार ये ना, जब मैं ना दौड़ रहा था, गिर गया था, यार याद है उस दिन हम मैगी खा रहे थे, तब ये वाला आंसर हमने याद किया था। वो चीज़ बच्चा कभी नहीं भूलेगा। आपने ये, आप देखिएगा, आप अपने अपने बचपन से भी रिलेट करिएगा, सारे पेरेंट्स और टीचर्स को बोल रही हूँ, हर चीज़ जो इमोशन से कनेक्टेड होती है जिंदगी भर याद रहती है। और बच्चा, आप 100 लेक्चर दीजिए, देखिए मैं आपको ना 100 एडवाइजेस दे दूंगी, बहुत कुछ बोल दूंगी, ये करिए, वो करिए, ये करिए, वो करिए, ये थ्योरी पढ़ लीजिए, वो थ्योरी पढ़ लीजिए, जब तक मैं उसको स्टोरी बेस्ड नहीं रखूंगी, जब तक मैं उसको किसी इमोशन से कनेक्ट नहीं करूंगी, जो आप फील कर रहे हैं, जो मैं फील कर रही हूँ, आपको वो अच्छी नहीं लगेगी। यू विल नॉट कनेक्ट विद मी। व्हाई? बिकॉज इट्स वेरी ड्राई। आई एम जस्ट गिविंग यू एडवाइजेस which anybody can give. How am I connecting to you? How am I entering your life? How are you entering my life? Where are we bonding? The same thing happens between a child, teacher and a parent. तो 100 एडवाइजेस की बजाय आप एक काम करें, 2 चीजें। अगर आपने बच्चे की बहुत इंसल्ट करी है कभी, तो सॉरी कह दीजिए। और दूसरी चीज, अगर बच्चे को गले से लगाया है तो उससे कहिए, बेटा यू डिजर्व दिस, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। बच्चा ये 2 मोमेंट जिंदगी भर याद रखेगा, जब आपने उसको सॉरी कहा और जब आपने उसको ये कहा दैट यू डिजर्व दिस, रादर देन यू टेलिंग कि ये कर लो, वो कर लो, कपड़े रख दो, वो कर दो। नो, रिलेट एवरीथिंग टू इमोशन। आप देखिएगा, आपको पेरेंटिंग बहुत इंजॉयबल, बहुत प्रोडक्टिव और बहुत प्रोग्रेसिव लगेगी। तो शुभम, तुम दोनों भी काफी छोटे हो मुझसे, तो मैं तुम्हें एडवाइस करूंगी, शादी हो गई होगी तो प्लीज पेरेंटिंग को ना एक जैसा हम डिस्कस कर रहे थे ना, पेरेंटिंग को ना टेंशन नहीं बनाना है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, वो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे, लड्डू, क्या है, शादी का लड्डू खाया तो पछताया, ना नहीं खाया खाया तो तो पछताया। पछताया। तो मुझे तो लगता है खा कर ही पछताओ, है ना? बट पछताना ही क्यों है? बट हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आई एग्री विद यू। आई लाइक दैट योर जेन जी ना, वेरी गुड, आई लाइक योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो पछताना ही क्यों, हम ये वर्ड ही क्यों ला रहे हैं पछताना, है ना? लेट अस मेक इट वेरी एंजॉयबल, यस। बहुत प्रोडक्टिव रखो इसको। एक रिलेशनशिप है, फल रहा है, फूल रहा है, एक नया इंसान आपकी जिंदगी में आ रहा है, वो आपको कितना कुछ सिखाएगा। और कल को मतलब जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो उसी इंसान पे हम रिलाई करेंगे। बॉन्डिंग वही होती है ना। हाँ। तो वो हम पर कितना रिलाई कर पाया, जिससे कि हम ये उम्मीद उससे रखें कि कल हम उस पर रिलाई कर पाए। बिल्कुल। तो आई थिंक पेरेंटिंग शुड बी अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड, जहाँ कोई टेंशन नहीं है भाई। करेक्ट। सीखना है, हमको सीखना है, आजीवन सीखते चले आए हैं, तो क्यों नहीं भाई हंसते खेलते सीखते रहें, है ना? यस। तो तुम सब न्यूली वेड से मैं कहती हूँ कि प्लीज बी नाइस, पेशेंट टू योर पार्टनर्स, हेल्प देम, इट्स अ लवली जर्नी। आई हैव बीन थ्रू इट एंड आई एम लविंग इट। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द कॉन्वर्सेशन विद अस एंड व्यूअर्स। ऐसा ही कनेक्शन हम लोग हमारे चैनल पे बनाते हैं, आपके साथ में इतने खास मेहमानों को आपके सामने लेके आके। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। इस टाइप का कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, जहां आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग PS पॉडकास्ट। थैंक यू।